हेलो स्टूडेंट्स, जेई क्लासेस मेरठ में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका मेंटोर विवेक सिंह और आज की जो ये हमारी मैराथन है ये होने वाली है किसके ऊपर? कंप्यूटर प्रोग्रामिंग यूजिंग पाइथन। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो, क्योंकि ये एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है ना। पाइथन इज अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। तो अब इसमें करना क्या है आपने भाई? अब यहाँ पे क्योंकि हम ये कर रहे हैं एक मैराथन, इस पूरी क्लास में मैं आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने वाला हूँ। कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा कि कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, प्रोग्रामिंग क्या है, प्रोग्रामिंग काम कैसे करती है, इसमें जितने भी टूल्स यूज हो रखे हैं वो टूल्स आपको समझाने वाला हूँ। थ्योरेटिकल पार्ट्स आपको नोट्स में मिल जाएगा। सिंपल जो क्वेश्चन आंसर्स हैं या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी आपको नोट्स में और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में मिल जाते हैं। दिक्कत कहाँ आती है कि एग्जाम में जब क्वेश्चंस आते हैं अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे आप उनके आंसर नहीं कर पाओगे। तो आज की ये जो क्लास है मैं थोड़ा सा फास्ट पढ़ाऊंगा, है ना, थोड़ा सा तेज, क्योंकि मैराथन है, नामी मैराथन है तो थोड़ा सा तेज चलना पड़ेगा। और इसमें मैं कोशिश करूंगा कि आपके सारे जितने भी प्रोग्रामिंग के जितने कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स में इसमें आपके क्लियर कर दूं। ठीक है। थ्योरी वाला जो पार्ट है या जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो आप नोट से भी पढ़ सकते हैं, और अगर कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ भी सकते हो। डन। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं किसकी, क्योंकि ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है पाइथन। पाइथन इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इसकी बात करते हैं कि ये पाइथन है क्या। पाइथन बेटा एक ऐसी लैंग्वेज है, एक ऐसी भाषा है जिसके माध्यम से हम कंप्यूटर को अपनी बात समझा सकते हैं। अब बात आती है प्रोग्रामिंग क्या है। प्रोग्रामिंग इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। जब बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं तो वो प्रोग्रामिंग बन जाती है। ठीक है। अब इंस्ट्रक्शंस किस चीज के? काम करने के लिए। तो कंप्यूटर को जब भी हम कुछ करने के लिए कहेंगे उसके लिए हमें कुछ कोड लिखने पड़ते हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखनी पड़ती हैं। जब बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं तो वो एक प्रोग्राम बन जाता है। ठीक है। पाइथन एक, क्योंकि देखो लैंग्वेजेस कितने, तीन तरीके की लैंग्वेजेस है, हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज और मिडिल लेवल लैंग्वेज। पाइथन इज ए हाई लेवल लैंग्वेज। ये एक हाई लेवल लैंग्वेज है और जो आप अपने दिमाग में सोच सकते हो वो पाइथन में बना सकते हो। बहुत आसान। अब हाई लेवल में क्यों आ गई? ये इतनी आसान है। पहले क्या था, जितनी पुरानी लैंग्वेजेस थी उनमें ये याद रख पाना कि कौन कौन से डेटा टाइप आपने यूज करे, कितने वेरिएबल यूज करे, ये बहुत मुश्किल था। इसमें सब खत्म हो गया। ये अपने आप कर लेती है सारे काम। आप सिर्फ इसको बताओ कि भाई एक काम करना, तुम सब्जी ले आना। अब तुम्हें से ये बताने की जरूरत नहीं क्या सब्जी, वो अपने आप ले आएगा सब्जी। आप इसको बता देना भाई ये काम करना है, वो अपने आप कर देगा उस काम को। तो यहाँ पे क्या ना, इलेबोरेशन कम हो गया, कोडिंग का पार्ट जो है वो थोड़ा कम हो गया, लिखना इजी हो गया, भाषा आसान हो गई। ठीक है। चलो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आईडीएलई की। अब ये आईडीएलई क्या है? आईडीएलई एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हम लोग अपना कोई भी कोड लिखते हैं, कोई भी कोड लिख सकते हैं, अपने प्रोग्राम को कंपाइल कर सकते हैं और उसको रन कर सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं सिंपल सी एक चीज से। प्रिंट कमांड, PRINT, सिंपल। अगर आपको स्क्रीन पर कुछ भी चीज प्रिंट करनी होगी देन यू हैव टू राइट द प्रिंट। सिंपल क्या लिखोगे? प्रिंट, लिख दो हेलो। स्क्रीन पे हेलो प्रिंट हो जाएगा। आप लिख दो प्रिंट हेलो /n इंडिया। इससे क्या प्रिंट हो जाएगा भाई? /n का मतलब यहां पे होता है नेक्स्ट लाइन। अगली लाइन में आने के लिए आप किसका यूज करने वाले हो? /n का यूज करने वाले हो। ठीक, ये तो सिंपल थी प्रिंट की कमांड। अब बात करते हैं वेरिएबल्स की। वेरिएबल्स क्या होता है? जैसे मैथ्स में आपके वेरिएबल्स होता है, नाम से पता चल रहा है वेरिएबल, जिनकी वैल्यू वेरी करती हो, है ना, चेंज हो जाती हो, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल। वेरिएबल के नाम कैसे रख सकते हो? वेरिएबल का नाम कुछ भी रख सकते हो। आप ए भी रख सकते हो, आप बी भी रख सकते हो, आप सी भी रख सकते हो, आप कैपिटल ए भी रख सकते हो, कैपिटल बी भी रख सकते हो। पाइथन इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। केस सेंसिटिव का मतलब इसके लिए स्मॉल ए और कैपिटल ए ये दोनों अलग अलग
वेरिएबल्स हैं, ठीक है। A_1 भी एक वेरिएबल का नाम हो सकता है, A2 या A1 भी एक वेरिएबल का नाम हो सकता है। तो इससे क्या समझ में आया कि वेरिएबल का नाम हमेशा लेटर से स्टार्ट होगा, आप इसको कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। डन। इसमें अंडरस्कोर का यूज करा जा सकता है, जैसे ये अंडरस्कोर से भी स्टार्ट वेरिएबल हो सकता है। वेरिएबल का नाम कैसे डिफाइन करेंगे, समझ में आ गया? पक्का? चलो आगे चलते हैं। अभी मैं थोड़ा सा स्टार्टिंग में स्लो चल रहा हूं। अब बात करते हैं किसकी? डेटा टाइप की। अब भाई साहब ये डेटा टाइप क्या है? क्योंकि वेरिएबल तो समझ लिया, वेरिएबल का मतलब है जिसमें कोई वैल्यू रखी जाए। अब ये डेटा टाइप क्या है? डेटा टाइप का यानी कि उस वेरिएबल में किस तरीके का डेटा रखा जाएगा। अब किस तरीके का से क्या मतलब है? अब आपका किस तरीके से मतलब है ये। अब देखो डेटा टाइप कितने तरीके के हो सकते हैं। डेटा टाइप हो सकता है न्यूमेरिक, डिक्शनरी, बुलियन, सेट, सीक्वेंस। न्यूमेरिक इंटीजर और फ्लोट, या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर। सीक्वेंस में आता है स्ट्रिंग, टपल और लिस्ट। इनको भी एक एक करके मैं समझाऊंगा। फिलहाल इंटीजर को समझो आप पहले। इंटीजर से क्या समझ में आया? इंटीजर का मतलब नंबर्स हैं कोई। अब वो नंबर हो सकते हैं दो तरीके के, नंबर्स हो सकते हैं दो तरीके के, या तो इंटीजर या फिर फ्लोट। इंटीजर नंबर कौन से हैं? जो पूर्ण संख्याएं हैं, जैसे 5, जैसे 6, -5, -6, वो चाहे प्लस की हो या माइनस की हो, वो सभी क्या है? इंटीजर। फ्लोट वैल्यूज कौन सी हैं? जितनी भी दशमलव वाली संख्याएं हैं, वो चाहे प्लस की हो या माइनस की हो, वो सभी फ्लोट वाली वैल्यूज हो गई। कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से होते हैं? जहां पर आई इस्तेमाल हो जाता है आपका, 5i, इस तरीके की जो वैल्यूज होंगी वो सभी आ जाएंगी किसमें? कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप में। अभी बुलियन, जहां भी आपको यस और नो, या आप ऐसे कहो ट्रू या फॉल्स यूज करना हो, वहां पे हम लोग यूज करते हैं किस तरीके की डेटा टाइप का? बुलियन डेटा टाइप का। ठीक है, तो बुलियन क्या? दो, हाँ या ना, यस और नो, ट्रू और फॉल्स। जहां भी दो तरीके की सिर्फ दो वैल्यूज को स्टोर करना होगा, वहां पे कौन सा डेटा टाइप यूज करेंगे? बुलियन डेटा टाइप का यूज करने वाले हैं। स्ट्रिंग, जहां भी सिंपल नाम हो कोई, मान लो मुझे विवेक लिखना है, विवेक इज अ स्ट्रिंग। लिस्ट और टपल अभी आगे चलेंगे तो उसमें समझाऊंगा मैं लिस्ट क्या होती है और टपल क्या होता है। डेटा टाइप समझ में आ गए? पक्का? अब देखो इसमें क्या है, आपको डिफाइन करने की जरूरत नहीं होती, आप सिंपल लिख दो a=6। इसका मतलब क्या हो गया? a एक वेरिएबल है जिसका टाइप इंटीजर है और उसमें वैल्यू 6 स्टोर कर दी गई। मैं लिख दूं a=6.3, तो ये a क्या बन गया? फ्लोट बन गया। मैं लिख दूं a= विवेक, तो ये कैसा बन गया वेरिएबल? ये एक स्ट्रिंग बन गया। यहां पर आपको ये डिफाइन करने की जरूरत नहीं है कि ये वेरिएबल कैसा है, आप सिर्फ उसमें डायरेक्ट वैल्यू डाल दो, ये अपने आप डिफाइन कर लेगा कि किस तरीके की वैल्यू है। डन। ये जो इक्वल्स टू यूज हो रहा है, इट इज कॉल्ड असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर का मतलब जो वैल्यू असाइन करे दैट इज कॉल्ड असाइनमेंट ऑपरेटर। मैंने लिख दिया a=5। इसका मतलब क्या है? इस 5 को उठाओ और a में डाल दो। इक्वल्स टू के राइट हैंड पर जो भी वैल्यू होगी ये उसको उठाएगा और लेफ्ट हैंड वाले वेरिएबल को असाइन कर देगा। यह है असाइनमेंट ऑपरेटर का काम। समझ में आ गया? तो छोटा सा एक प्रोग्राम देख लेते हैं इसका, तो आपको और अच्छा समझ में आ जाएगा। मेरे पास दो वेरिएबल हैं, a=5, b=6। अब मैं आपसे क्या कह रहा हूं भैया?
कि ये a की वैल्यू b में चली जाए, b की वैल्यू a में चली जाए, यानी कि दोनों वैल्यू आपस में स्वैप हो जाए। स्वैप अ प्रोग्राम, राइट अ प्रोग्राम टू स्वैप टू वैल्यूज, दो वैल्यूज को आपस में स्वैप करने का एक प्रोग्राम बनाओ, है ना। अब बताओ कैसे स्वैप करोगे। देखो सिंपल सी चीज है, प्रोग्रामिंग में कभी भी रटना मत, अगर रटोगे भूल जाओगे। प्रोग्रामिंग एक कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट सीख लो, प्रोग्रामिंग अपने आप आ जाएगी, है ना। सेम विद योर एग्जाम, क्योंकि एक मैराथन है। एग्जाम में चीजों को रट के मत जाना, समझ के जाना। अगर समझ के गए तो वो कुछ भी पूछ ले तुम लिख दोगे, अगर रट के गए फिर तुम्हें वहां सोचना पड़ जाएगा कि यार पता नहीं ये सही है या गलत। कॉन्सेप्ट सीखो, कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया तो कुछ भी कोई पूछ ले सब बता दोगे, ठीक है। चलो ऐसे मानो कि एक थम्सअप है, एक माजा, मैं तुमसे कह रहा हूँ भैया ये माजा उठा के थम्सअप की बोतल में पलट दो और माजा इसे उठा के इस बोतल में पलट दो, है ना। दोनों को आपस में स्वैप करना है, कैसे करोगे। एक तीसरी ले लेंगे खाली बोतल, थम्सअप को उठा के उसमें पलटेंगे, माजा को इसमें पलटेंगे, इसे इसमें पलटेंगे, होगी स्वैपिंग। एक तीसरा वेरिएबल ले लो सी, ए को उठाया सी में पलट दिया, पलटने के लिए कौन सा ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर। ए खाली हो गया, बी को उठाओ ए में पलट दो, सी को उठाओ बी में पलट दो, हो गई आपस में स्वैपिंग। अब क्या करना है, अब इसको प्रिंट कराना है, क्या लिख दूं, प्रिंट ए। अगर आप ऐसे लिख देते हो तो सिंपल ए की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। आप लिख दो प्रिंट, और ये प्रिंट का पी छोटा है ये ध्यान रखना, मतलब यहां देख के ये मत समझना कि पी कैपिटल है। पाइथन इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, यहाँ आपको जो चीज़ स्मॉल में लिखनी है ना आपको स्मॉल में लिखनी पड़ेगी, अगर आपने कैपिटल में लिख दिया तो वो एरर है। डन, असाइनमेंट ऑपरेटर समझ में आ गया, ठीक है जी। अब बात करते हैं भैया, मैं इसीलिए कह रहा था कि हम थोड़ा सा फास्ट फास्ट चलेंगे। असाइनमेंट ऑपरेटर ऑपरेटर समझ में आ गया, अभी हम लोग ऑपरेटर्स की बात कर रहे हैं, ठीक। अब बात करते हैं कुछ अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की। अर्थमेटिक ऑपरेटर कौन से होते हैं, जो मैथ्स वाले ऑपरेटर होंगे उन्हीं को अर्थमेटिक ऑपरेटर कहा जाता है। प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, इसे मॉड्यूलस ऑपरेटर भी कहते हैं, है ना, पर अर्थमेटिक में आता है इसलिए अर्थमेटिक भी कहा जाता है। इसी का दूसरा नाम होता है मॉड्यूलस ऑपरेटर। ठीक है जी, जोड़ने के लिए, घटाने के लिए, मल्टीप्लाई करने के लिए, डिवाइड करने के लिए, और इसका काम होता है रिमाइंडर निकालना। रिमाइंडर का मतलब क्या होता है, शेषफल। अगर मैं लिख दूं 5 परसेंटाइल 2, देन व्हाट विल बी द आउटपुट इज, देन द आउटपुट विल बी 5 को 2 से भाग करो, शेषफल 1। तो अगर मैं ये लिख दूं a बराबर 5 परसेंटाइल 2, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है 5 को 2 से भाग करिए और जो भी शेषफल आ रहा है उसको a में स्टोर करवा दीजिए। तो क्या आंसर आया, 1। अगर मैं इसको लिख दूं a इक्वल्स टू 5/2, अब क्या आंसर आएगा, एक और ऑपरेटर होता है यहाँ पे डबल स्लैश, अगर ये ऑपरेटर लगाया तो क्या आंसर आने वाला है, 5 को 2 से भाग करेगा, आंसर विल बी 2.5। और अगर मैं लिख दूं a इक्वल्स टू 5/2, तो इसका आंसर आएगा 2। तो ये पूर्ण संख्या में देगा, इंटीजर वैल्यू आएगी, इससे दशमलव की संख्या आएगी, इससे शेषफल आएगा। समझ में आ गया, मल्टीप्लाई में कोई दिक्कत है ही नहीं। अच्छा, मल्टीप्लाई का एक और जादू है भाई, अगर मैं लिखूं a इक्वल्स टू 5 into 2, देन द आंसर विल बी 10। 5 का 2 में गुणा करेगा, आंसर बता देगा 10। लेकिन अगर मैं लिखूं a बराबर 5 मल्टीप्लाई 2, देन व्हाट विल बी द आंसर इज, तो इसका आंसर आएगा बच्चे 5 की घात 2, 5 की पावर 2। डबल मल्टीप्लाई का मतलब होता है घात, है ना, 5 to the power 5 की पावर 2, 5 5 जा 25, 5 पंजे 25। ठीक है भाई, अर्थमेटिक ऑपरेटर भी समझ में आ गए, मॉडुलस ऑपरेटर समझ में आ गया, असाइनमेंट ऑपरेटर समझ में आ गया। चलो जी,
अब देखते हैं कंडीशनल ऑपरेटर्स। इन्हें कंडीशनल ऑपरेटर क्यों कहा गया? इनको रिलेशनल ऑपरेटर भी कहा जाता है वैसे। ये लो जी, ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, कंडीशनल ऑपरेटर या रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर भी इन्हें कहते हैं, नाम ही अलग है, काम एक ही है ना। रिलेशनल ऑपरेटर क्या होते हैं? जो रिलेशन बताएं, रिलेशन बताने का काम करने वाले ऑपरेटर रिलेशनल ऑपरेटर। जैसे लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, इक्वल इक्वल्स टू, ये सारे क्या हैं? ये सारे के सारे रिलेशनल ऑपरेटर हैं। ये हमेशा लेफ्ट हैंड वाली वैल्यू को राइट हैंड वाली वैल्यू से चेक करते हैं। ए इज लेस देन बी, ये चेक क्या करेगा? क्या ए छोटा है बी से? क्या ए बड़ा है बी से? क्या ए छोटा या बराबर है बी के? क्या ए बड़ा या बराबर है बी के? क्या ए बी के बराबर नहीं है? क्या ए बी के बराबर है? तो इसने क्या करा? रिलेशन चेक करे, तो इनको क्या कहा गया? रिलेशनल ऑपरेटर। डन। चलो जी, इसके बाद आते हैं भैया लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर, ये लॉजिकल ऑपरेटर हैं तीन, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और लॉजिकल नॉट। तीन तरीके के ऑपरेटर हैं। इनका क्या काम है? जब भी आपको एक से ज्यादा कंडीशन चेक करनी होती है तो हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। इनका क्या काम? एक यहां कंडीशन दे दो, एक यहां कंडीशन दे दो। एंड है एक जिद्दी बच्चा, और है एक शरीफ बच्चा, और नॉट है सबसे नालायक बच्चा। अब जिद्दी बच्चे का क्या काम है? उसको कहीं सामान लेने जाओ, वो कहेगा जी मुझे तो ये सामान भी चाहिए, ये सामान भी चाहिए, दोनों सामान लेके ही मानेगा, है ना। तो एंड का क्या है? इसको ये कंडीशन भी ट्रू चाहिए, ये कंडीशन भी ट्रू चाहिए। जब ये दोनों कंडीशन ट्रू होंगी, ये आपको तभी अंदर जाने देगा। और में क्या है? इसको ये ट्रू दे दो या ये ट्रू दे दो, दोनों में से कोई सी एक कंडीशन ट्रू मिल जाए, ये आपको अंदर भेज देगा। लॉजिकल नॉट क्या है? ये थोड़ा सा नालायक बालक है। इसको तुम कहोगे, मना करोगे ट्रू, ये कहेगा ना मुझे फॉल्स चाहिए। तुम इसे दोगे फॉल्स, ये उसका ट्रू बना देगा। तुम इसको दोगे ट्रू, ये उसका फॉल्स बना देगा। ये हमेशा आप जो भी वैल्यू देते हो उसका उल्टा काम करता है। ठीक, आ गया समझ में? ये तीन कौन से ऑपरेटर हैं? लॉजिकल ऑपरेटर है। डन। चलो भाई आगे चलते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं हम लोग डन। अब हम लोग बात करते हैं बेटा कंडीशनल स्टेटमेंट की। कंडीशनल स्टेटमेंट, कंडीशनल स्टेटमेंट कौन कौन से होते हैं? कंडीशनल स्टेटमेंट होता है इफ, एल्स। इफ का मतलब यदि, और एल्स का मतलब नहीं तो। कैसे लिखे जाते हैं? सिंटेक्स क्या है इनका? इफ कंडीशन, और यहां पर क्या दिया जाती है? स्टेटमेंट, एल्स स्टेटमेंट। यदि ये कंडीशन ट्रू है तो ये अंदर आएगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो ये एल्स में आएगा। यदि कंडीशन सत्य है तो ये सारे काम कर दो, अगर फॉल्स है तो ये वाले काम कर दो। समझ में आया? तो इफ एल्स का कहां यूज कर रहे हैं हम? इफ एल्स का यूज कर रहे हैं जहां भी हमें कंडीशंस चेक करनी पड़ रही हैं कि यदि ये है तो ये काम हो जाए, नहीं तो ये काम हो जाए।
ओके चलो एक प्रोग्राम बनाते हैं तो और अच्छा समझ में आएगा। एक प्रोग्राम बनाना है कि मेरे पास कोई भी दो वैल्यू हैं, एक ए और एक बी, ठीक है। या चलो एक और आसान सा बनाते हैं कि मेरे पास एक ही वैल्यू है ए जो मुझे यूजर से इनपुट लेनी है। अब इनपुट फंक्शन भी हम साथ के साथ देख लेते हैं। एक यूजर से इनपुट लो और ये बताओ कि वो वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अब पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे चेक कर पाओगे? कंडीशन लगानी पड़ेगी। पॉजिटिव के लिए क्या कंडीशन? अगर वैल्यू 0 से बड़ी है तो वो पॉजिटिव, नहीं तो नेगेटिव। तो हमने क्या करा, एक वैल्यू ले ली ए, वेरिएबल ए इक्वल्स टू इंट ब्रैकेट स्टार्ट इनपुट एंटर एनी नंबर। अब यहां पर देखो, ध्यान दो, मैंने इंट लिखा, इंट ने क्या करा, यहां से जो भी इनपुट आएगा उसका इंटीजर टाइप बता दिया। उसने उसको इंटीजर टाइप में लिया और ए में डाल दिया, ठीक है, क्योंकि मुझे यूजर से एक इनपुट नंबर लेना था, ठीक। और ये लिखो या मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको अगर आप लोग खाली भी छोड़ दोगे, सिंपल कर्सर ब्लिंक करेगा, लिखा हुआ कुछ नहीं आएगा, ठीक। तो यूजर से एक इनपुट ले लिए, एक वैल्यू, और अब क्या करा, अब चेक करा लिया, इफ ए इज ग्रेटर देन 0, यहां पे लगेंगे दो बिंदी यानी दो कॉलन, ये लो भाई, ठीक है। ए इज ग्रेटर देन, अच्छा यहां पर इंडेंटिंग का बड़ा काम है। इंडेंट का मतलब होता है कौन सी चीज कहां लिख रहे हो। अगर आप इफ के अंदर लिखोगे, हमने चेक करी कंडीशन, अंदर आओगे तो आपको यहां लिखना पड़ेगा, यहां लिखो प्रिंट, इसका मतलब है कि इसके अंदर लिख रहे हो आप, प्रिंट पॉजिटिव नंबर, फिर एल्स प्रिंट नेगेटिव नंबर। डन, समझ में आ गया? डन। चलिए भाई, अब एक और प्रोग्राम बना लेते हैं। ये तो था पॉजिटिव नेगेटिव का। अगर तुम्हें कोई ऐसा प्रोग्राम मिले कि भाई एक यूजर से नंबर लो और ये बताओ कि वो इवन है या ऑड। अब किसी भी नंबर के इवन होने की क्या कंडीशन है? इवन होने की कंडीशन है कि वो 2 से डिवाइड होना चाहिए। अब 2 से डिवाइड होने का मतलब उसका रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो देखो, हमने एक इनपुट ले लिया, इसको मैं सेम ही लिख रहा हूं, इफ ए परसेंटाइल 2 इक्वल्स टू 0, अगर ऐसा है तो क्या प्रिंट हो जाए भाई? तो प्रिंट हो जाए इवन, नहीं तो क्या प्रिंट हो जाए? ऑड। इफ एल्स समझ में आ गया? इफ एल्स का क्या काम? जहां पर कंडीशन चेक करनी हो कि अगर ये है तो ये हो जाए, नहीं तो ये हो जाए, वहां पे हम यूज करते हैं किसका? इफ एल्स का। अब अगर आपको एक से ज्यादा कंडीशन चेक करनी आ जाए तो हम लोग यूज करते हैं एल इफ का। किसका यूज करते हैं? एल इफ। इफ कंडीशन, इसके अंदर जो भी काम करना है, इसके बाद एल इफ में दोबारा से कंडीशन, इसके अंदर जो भी लिखना है, अगेन एल इफ, फिर से कंडीशन। इट डिपेंड्स अपॉन योर प्रोग्राम कि आपके प्रोग्राम में कितनी कंडीशंस की जरूरत है। और एल्स सबसे आखिरी में। ये कंडीशन चेक हो, अगर ये ट्रू है तो ये काम हो गया, बाकी डायरेक्ट बाहर। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो ये इसको चेक करेगा, अगर ट्रू है तो ये काम होगा, नहीं तो इसे चेक करेगा। अगर ये ट्रू है तो ये काम होगा, नहीं तो एल्स तो है ही। एल्स में कोई कंडीशन नहीं होती। आप चाहो एल्स मत लगाओ, इसे चला सकते हो। ये सब मत लगाओ, इन सब के बिना इफ चल सकता है, पर इफ के बिना ये सब
नहीं चल सकते, ये एरर है ना। इफ के बिना एलिफ नहीं चल सकता या एल्स नहीं चल सकता, ये सपोर्टिंग है, इफ के साथ ही चलते हैं, अकेले इनका अपना कोई औचित्य नहीं है। डन। इफ एलिफ समझ में आ गया, ठीक है भैया। अच्छा एक और आप देख लेते हैं कंडीशनल। अभी हमने दो ऑपरेटर पढ़े थे लॉजिकल ऑपरेटर्स, उनका इस्तेमाल कैसे करा जाता है ना। उनका इस्तेमाल ऐसे करते हैं, चलो एक प्रोग्राम बना लेते हैं। मेरे पास 3 वैल्यूज हैं, 5, b इक्वल्स टू 6, c इक्वल्स टू 3। मैं चाह रहा हूं कि ये तीनों वैल्यू असेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट हो। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब बढ़ते हुए क्रम में, सबसे छोटी फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी, यानी कि प्रिंट हो जाए 3, 5, 6। इनकी वैल्यूज में कुछ भी चेंज कर दूं, मान लो ये 15 कर दूं तो प्रिंट होना चाहिए 3, 6, 15। मैं अगर इसका 13 कर दूं तो 5, 6, 13, यानी वैल्यू कुछ भी दे दो हमेशा प्रिंट होनी चाहिए बढ़ते हुए क्रम में ही। चलो भाई देखो, इफ a इज ग्रेटर देन, अच्छा देखो पहले देखो इसको लॉजिक। अब अगर तुम्हारे पास 3 वैल्यू हैं, इनको प्रिंट करने के कितने तरीके हो सकते हैं। इन्हें प्रिंट करने के तरीके हो सकते हैं बेटा 6। या तो प्रिंट होगा ABC, या ACB, या BCA, या BAC, या CAB, या CBA। ये 6 तरीके हैं। अब इनके लिए क्या तरीका अपनाया जाए। इफ A इज ग्रेटर देन B एंड B इज ग्रेटर देन C, सॉरी इसको उल्टा कर लेते हैं ना। अगर A छोटा है B से और B छोटा है C से, तो प्रिंट क्या हो जाए, A कॉमा B कॉमा C। ठीक है। अब ऐसे ही एल इफ B या A इज लेस देन B, सॉरी A इज लेस देन C, A इज लेस देन C एंड C इज लेस देन B, तो क्या प्रिंट हो जाए, प्रिंट हो जाए A C B एंड सो ऑन, एलिफ 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 और सबसे आखिरी में एल्स। ये कंडीशंस बन जाएंगी कि A छोटा हो C से, C छोटा हो B से, B छोटा हो C से, C छोटा, एल्स एंड ऑपरेटर लगाकर दोनों कंडीशंस चेक करो। जब दोनों ट्रू होंगी तो ये वैल्यूज प्रिंट होती चली जाएंगी। तो समझ में आ गया, एलिफ का यूज समझ में आ गया, इफ एल्स का भी यूज समझ में आ गया, लॉजिकल ऑपरेटर का यूज हमारे समझ में आ गया। अभी हम लोग देखते हैं स्विच केस। अब देखो इफ एल्स में क्या था कि अगर ऐसा है तो ये हो जाए, नहीं तो ये हो जाए, कंडीशन चेक हो रही थी। अब ऐसा नहीं है, अब ऐसा है कि तुम गए किसी रेस्टोरेंट में, मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम्स। मेन्यू ड्रिवन में क्या होता है, आपको दिया गया भाई ऑप्शन है तुम्हारे पास 1 2 3 4 5, बताइए क्या करना चाहते हैं आप। आपको इंडियन खाना है, चाइनीज खाना है ना, जापानीज खाना है। आपने कहा जी मुझे तो इंडियन खाना है। अच्छा जी इंडियन खाना है, आप इंडियन के अंदर फिर ऑप्शंस खुल गए, है ना। तो जहां पे मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम्स हो वहां पर इस्तेमाल करा जाता है स्विच केस का। कैसे इस्तेमाल करते हैं, देखो स्विच केस, स्विच केस, और यहां पर होता है ब्रेक। एक मिनट देख लूंगा, आपके कोर्स में ज्यादा स्विच केस नहीं है। अच्छा जी ठीक है, नहीं है आपके इसमें स्विच केस नहीं है, तो हम इसको हटा देते हैं। डन। अब हम देखते हैं लूप। लूप क्या होता है भाई, लूप होता है जब एक ही काम को बार बार करना पड़े तो हम इस्तेमाल करते हैं किसका, लूप का, है ना। लूप हमारे पास हैं 3 तरीके के, कौन कौन सा, व्हाइल लूप, फॉर लूप और डू व्हाइल लूप। तो पहले हम देख लेते हैं व्हाइल लूप को। व्हाइल लूप कैसे चलता है, व्हाइल
कंडीशन, और इसके अंदर आप जो भी काम करना चाह रहे हो वो। व्हाइल का मतलब जब तक, कब तक, जब तक ये कंडीशन ट्रू हो। अगर ट्रू है तो अंदर आओ, ये काम करो। कंडीशन ट्रू है तो अंदर आओ और यहाँ चक्कर काटते रहो। दिस इज कॉल्ड व्हाइल लूप। तो एक प्रोग्राम बना के दिखाऊं व्हाइल लूप का? चलो भाई प्रोग्राम बनाते हैं व्हाइल लूप का। मुझे इस सिंपल टू का टेबल प्रिंट करना है भाई, ठीक है? टू का टेबल प्रिंट करना है मुझे। a इक्वल्स टू 2 while a is less than और इक्वल्स टू 20। अंदर आओ, प्रिंट करवाओ a की वैल्यू, और a में हर बार 2 का इंक्रीमेंट। देखो 2, क्या 2 20 से छोटा है? कंडीशन ट्रू। अंदर आया, क्या प्रिंट कर दिया? 2। 2 प्लस 2 4। क्या 4 20 से छोटा है? हाँ जी बिल्कुल छोटा है। अंदर आया, प्रिंट कर दिया 4। 6 भी छोटा है, 8 10 12 14 16 18 20। जब ये 20 प्रिंट करेगा तो 20 प्लस 2 22। फिर ऊपर क्या 22 20 से छोटा है? फॉल्स। बराबर है? फॉल्स। फॉल्स होते लूप के बाहर। आ गया 2 का टेबल प्रिंट होके? तो व्हाइल लूप समझ में आया? जब एक ही काम बार बार करना पड़े तो हम इस्तेमाल करते हैं किसका? व्हाइल लूप का। फॉर का भी कर सकते हैं, फॉर को यूज करने का तरीका अलग है ना? कौन सा है वो भी बताते हैं। व्हाइल लूप समझ में आ गया? पक्का? चले आगे। मैं प्रोग्रामिंग में नहीं घुस रहा। अगर मैं प्रोग्राम में चला गया ना तो प्रोग्राम बनाते रहेंगे, बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं इसके। मैं सिर्फ इस क्लास में आपके क्या क्लियर कर रहा हूँ? सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है? इसके अलावा बेटा 2 हमारे पास यहां पर 2 स्टेटमेंट और होते हैं। एक होता है ब्रेक और एक होता है कॉन्टिन्यू। ब्रेक का मतलब तोड़ दो और कंटिन्यू का मतलब कंटिन्यू कर दो। देखो कैसे, दोनों में फर्क समझाता हूं मैं आपको। a इक्वल्स टू 2 while a is less than equals to 20। ये वाला प्रोग्राम सिंपल बना रहा हूं, ठीक है? प्रिंट करो a की वैल्यू। यहां पे कंडीशन लगा दी मैंने, इफ a इक्वल्स टू 6 ओ सॉरी कॉलन, तो लूप हो जाए ब्रेक। a इक्वल्स टू a प्लस 2। देखो भाई अब क्या होगा इसका आउटपुट। a की वैल्यू 2, 2 20 से छोटा है, कंडीशन ट्रू। अंदर आया, क्या प्रिंट कर दिया इसने? 2 प्रिंट कर दिया। चेक करा, क्या 2 6 के बराबर है ना? 2 प्लस 2 4, 4 छोटा 20 से। फिर अंदर आया, 4 प्रिंट कर दिया। फिर चेक करा, क्या 4 6 के बराबर है? कुछ नहीं करा जी, फॉल्स। बाहर निकला a इक्वल्स टू a प्लस 2। 2 प्लस 4 प्लस 2 6। 6 20 से छोटा है, ट्रू। अंदर आया, 6 की वैल्यू प्रिंट कर दी। इफ 6 इक्वल्स टू 6, क्या 6 6 के बराबर है? कंडीशन ट्रू। ट्रू होते क्या हुआ? इसके अंदर आया और क्या लिखा हुआ है? ब्रेक। ब्रेक का मतलब तोड़ दो। तोड़ते ही बाहर। लूप चलना चाहिए था कहां तक? 20 तक। 6 तक चल के लूप ब्रेक हो गया। इसका आउटपुट आएगा 2 4 6। समझ में आई बात? अब अगर यहां पर मैं ब्रेक की जगह पर कर दूं कंटिन्यू, तो क्या होगा? कंटिन्यू करते मेरे प्यारे बच्चों इसमें गड़बड़ हो जाएगी। अब ये इनफाइनाइट लूप बन गया, कभी खत्म नहीं होगा। देखो जैसे 6 के बराबर 6 के मिला, फिर कंटिन्यू। कंटिन्यू होते ये नीचे नहीं जाएगा, ये वापस लूप पे जाएगा। क्या 6 20 से छोटा है? हाँ। अंदर आया, फिर 6 प्रिंट कर दिया, बराबर है, फिर कंटिन्यू। अब ये यहीं से कंटिन्यू हो जाएगा, नीचे जा ही नहीं रहा।
ए में कोई ना इंक्रीमेंट हो रहा ना डिक्रीमेंट हो रहा, 6 कांस्टेंट रहेगी और ये इनफाइनाइट लूप चल जाएगा, अभी खत्म ही नहीं होगा। तो समझ में आया, ब्रेक से डायरेक्ट बाहर और कॉन्टिन्यू से नीचे नहीं जाते, सीधे ऊपर लूप पे पहुंच जाते हैं। तो ये है ब्रेक और कॉन्टिन्यू का डिफरेंस। डन, चले आगे। व्हाइल लूप तक समझ में आ गया। अब हम देखते हैं फॉर लूप। अब फॉर लूप को करने के लिए रेंज नाम का इस्तेमाल करा गया। देखो, लूपिंग थ्रू रेंज। तो रेंज क्या होता है? रेंज एक फंक्शन है, इसका क्या यूज है देखो। अच्छा, द रेंज फंक्शन रिटर्न अ सीक्वेंस नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 0। ये बाय डिफॉल्ट 0 से शुरू होता है, ठीक, और इंक्रीमेंट बाय 1, और 1 का इंक्रीमेंट इसमें अपने आप होता है बाय डिफॉल्ट। देखो, ये एक प्रोग्राम है, हमने दिया फॉर x इन रेंज 6। Note that range 6 is not the values of 0 to 6 but value 0 to 5। यानी कि यहां पर क्या हो रहा है, 6 इंक्लूड नहीं हो रहा, 0 to 5 कैलकुलेट हो रहा है। ये अंदर आएगा, क्या प्रिंट करेगा, x की वैल्यू 0। ये अपने आप बाय डिफॉल्ट उसको 0 देगा, अपने आप ही 0 प्रिंट हो गया। अपने आप 1 का इंक्रीमेंट हो गया, तुम्हें करने की जरूरत नहीं। 1 प्रिंट हो गया, 2 प्रिंट हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 होते ही कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो फॉर लूप, अगर रेंज में इन एक कीवर्ड है, रेंज एक फंक्शन है जिसका काम बाय डिफॉल्ट ही 0 से शुरू होता है और कहां तक जाता है, जो भी इसके अंदर दिया गया होगा उससे एक कम तक। 6 का मतलब नॉट द वैल्यू ऑफ 0 to 6 बट द वैल्यू 0 to 5। ठीक है, फॉर लूप समझ में आ गया। अगर रेंज ऐसे दे दी जाए 0 2 6, देन व्हाट, which means value from 2 to 6 but not including 6, यानी कि 6 को इंक्लूड नहीं करेगा, 5 को। अब पहली बाय डिफॉल्ट कहां से शुरू हो रहा था, 0 से शुरू हो रहा था। अब क्या हुआ, स्टार्टिंग पॉइंट हमने इसकी दे दी 2। अब हमने इससे कहा कि भाई साहब 2 से स्टार्ट करना, और 6 तक तो जाएगा ही नहीं, मतलब जो एंड होता है वो उसको इंक्लूड नहीं करता। कहां तक जाएगा, 5 तक जाएगा। तो 0 एज स्टार्टिंग वैल्यू, हाउएवर इट इज पॉसिबल टू स्पेसिफाई द स्टार्टिंग वैल्यू बाय एडिंग द पैरेंथेसिस। इससे क्या आउटपुट आने वाला है, इससे आउटपुट आएगा 2 3 4 5। ठीक है, 6 नहीं आएगा। समझ में आ गई। अगर मैं ये ना लगाऊं तो बाय डिफॉल्ट ही 0 होता है, फिर इसका आंसर आता है 0 1 2 3 4 5। डन। अगर ऐसे दे दिया जाए, अब क्या होगा, मैंने 2 का टेबल बनाया था, क्या करा था, 2 4 6 7, हर बार 2 का इंक्रीमेंट कर रहा था। अभी बाय डिफॉल्ट फॉर लूप में कितने का इंक्रीमेंट होता है, 1 का इंक्रीमेंट होता है। अब क्या करा, यहां मैंने इंक्रीमेंट भी बता दिया, ऐसे 2 से स्टार्ट हो, 30 तक जाए और इतने का इंक्रीमेंट हो, ये भी रेंज है। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, 2 5 8 11 एंड सो ऑन अप टू 30 तक चलता जाएगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत, फॉर लूप समझ में आया, रेंज फंक्शन समझ में आया। रेंज में 3 तरीके से वैल्यूज दे सकते हो, एक सिंपल 6 लिख दोगे या कुछ भी नंबर, इसका मतलब 0 से लेके वहां तक। अगर 2 कॉमा या 1 कॉमा करके 2 उसमें वैल्यूज पास कर रहे हो, यानी स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट। अगर 3 वैल्यू उसमें पास कर रहे हो, उसका मतलब स्टार्टिंग पॉइंट, एंड पॉइंट और कितने का इंक्रीमेंट होना है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट 1 का इंक्रीमेंट होता है, आप चाहते हो ज्यादा का इंक्रीमेंट हो, आप यहां पे बता दो, उतने का ही इंक्रीमेंट हो जाएगा। दिस इज योर फॉर लूप। अच्छा जी, अब आ जाओ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या होती है, कोई भी नाम, है ना। अभी तक रेंज किस में काम कर रहा था, इंटीजर टाइप जहां भी होगा, जहां भी नंबर्स की बात आएगी, वहां पे हम लोग कौन सा फंक्शन यूज करने वाले हैं, रेंज फंक्शन का यूज। लूप को चलाने के लिए बात कर रहा हूं, लूप किसके थ्रू चलाएंगे, रेंज के थ्रू। अब अगर रेंज ना हो, नंबर्स ना हो, स्ट्रिंग हो, तो यहां से चला दो x। स्ट्रिंग बाय डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट होती है, 0
1 2 3 4 एंड 5। इसका क्या मतलब, x की वैल्यू बाय डिफॉल्ट, क्योंकि फॉर लूप है, बाय डिफॉल्ट क्या होगी, 0 होगी। तो 0 पर क्या है, b, क्या प्रिंट होगा, b, a n a n a, एक एक इंक्रीमेंट होता जाएगा और ये सारी वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगी। डन। ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के थ्रू लूप को चलाया जा सकता है। ठीक। अच्छा, अब बात करते हैं लिस्ट के थ्रू। लिस्ट के थ्रू भी लूप चल सकता है। अब लिस्ट क्या है, जहां भी एक से ज्यादा वेरिएबल्स आ रहे हों, एक से ज्यादा वेरिएबल आ रहे हों। देखो ये है 0, ये 1, ये 2। इंडेक्सिंग इसको बोलते हैं, इंडेक्सिंग। व्हाट इज दिस, ये इंडेक्स है। तो लिस्ट हो, टपल हो, एरे हो, कुछ भी हो, स्ट्रिंग हो, इंडेक्सिंग सबकी 0 से शुरू होती है। इसे गांठ मार लो, कुछ भी होगी इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होगी। तो यहाँ पे इंडेक्स क्या है, 0, ये 1, ये 2। एक लिस्ट बन गई। अब कई सारे नाम आ गए, पहले एक ही स्ट्रिंग थी, अब कई सारी स्ट्रिंग है, तो उसको जहां भी बहुत सारी स्ट्रिंग्स आ जाए वो लिस्ट बन जाएगी। ठीक है। एक्स की वैल्यू बाय डिफॉल्ट 0 इन दिस लिस्ट। इज दिस लिस्ट मतलब 0 पे चेक करेगा, 0 पे क्या है, एप्पल। फिर +1 हो जाएगा बनाना, फिर +1 हो जाएगा चेरी। ठीक है। यानी कि आप लिस्ट से भी लूप को चला सकते हो। अब देखो फॉर लूप को चलाने के बहुत सारे तरीके हैं। फॉर लूप किससे चलाया हमने, पहले रेंज से चलाया, फिर फॉर लूप को किससे चलाया, स्ट्रिंग से चलाया। अब फॉर लूप को किससे यूज कर रहे हैं, लिस्ट से चला रहे हैं। लिस्ट से भी फॉर लूप को आप घुमा सकते हो, चला सकते हो। अच्छा जी, अब बात करते हैं इंडेक्सिंग की। अब क्या करो, इस लिस्ट की क्या निकाल दो, लेंथ। लेन इज अ फंक्शन। लेंथ क्या है, उसका एक फंक्शन है जो किसी भी लिस्ट की लेंथ बता देगा। किसी भी लिस्ट की लेंथ मतलब इसकी लेंथ कितनी है, ये तो इंडेक्स है, लेंथ कितनी, 3। ठीक है। इसीलिए देखो अब ध्यान करना, लेंथ ऑफ दिस लिस्ट यानी यहां पे क्या आ गया, 3। यानी अगर मैं इस लूप को ऐसे लिखूं, इसका मतलब सेम है, फॉर आई इन रेंज 3। ये लो, ये 3 कहां से आ रहा है, ये 3 आ रहा है इस फंक्शन से, लेन दिस लिस्ट। दिस लिस्ट की लेंथ, दिस लिस्ट की लेंथ कितनी थी, 3। अंदर आओ, हर बार इंडेक्स को प्रिंट कर रहा है। दिस लिस्ट के 0 पर एप्पल, 1 पर बनाना, 2 पर चेरी, और 3 चलेगा ही नहीं। रेंज में जो वैल्यू यहां होती है उसको इंक्लूड नहीं करते ना, छोड़ देते हैं, तो ये चलेगा ही नहीं। डन, समझ में आ गया। तो इंडेक्स के थ्रू भी आप लूप को चला सकते हो। देखो तुम्हारी मर्जी है जैसे चलाना चाहो, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द प्रोग्राम। जो प्रोग्राम की नीड होगी उसके अकॉर्डिंग आप लूप चला लेना। डन। मैंने सारे तरीके बता दिए, रेंज से भी बता दिया, स्ट्रिंग से भी बता दिया, लिस्ट से भी बता दिया, और इंडेक्स से भी लूप को चलाना हमें आ गया। ठीक है, चले आगे। चलो जी, अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप पर। मैंने पहले बात करी थी ना, इंटीजर हमने देख लिया, फ्लोट हमने देख लिया, स्ट्रिंग भी देख ली थी। तो अब स्ट्रिंग जो है हमारा वो एक कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप है। टपल भी है, लिस्ट भी है, ये सब डेटा टाइप है ना। किस तरीके का डेटा, अब एक एक करके देखते हैं। स्ट्रिंग क्या है, जहां भी कोई नाम आ जाए। तो पाइथन प्रोग्रामिंग डज नॉट हैव अ कैरेक्टर डेटा टाइप। ओके, इसमें कोई भी कैरेक्टर का डेटा टाइप होता नहीं पाइथन में। कैरेक्टर यानी कि अगर आप सिर्फ एक नाम कोई सेव करना चाहोगे आप नहीं कर सकते, एक कैरेक्टर को सेव नहीं कर सकते। आप नाम को भी स्ट्रिंग में ही लेना पड़ेगा, आपको डबल कोट्स में ही देना पड़ता है हमेशा। ठीक, या सिंगल कोट्स में दोगे। डबल कोट्स या सिंगल कोट में आप जो भी चीज लिख दोगे वो स्ट्रिंग बन जाएगी। जैसे ये वेरिएबल का नाम, इसको आप ए भी दे सकते थे। स्ट्रिंग वेरिएबल मैंने समझाने के लिए एक वेरिएबल ऐसा लिया, इक्वल्स टू हेलो कॉमा वर्ड, ये एक स्ट्रिंग बन गई अब। ठीक है, ठीक है, ये कुछ नहीं, सिंपल आपको समझाने के लिए दिया गया कि मैं स्ट्रिंग को आप सिंगल कोट्स में भी दे सकते हो, स्ट्रिंग को आप
डबल कोट्स में भी दे सकते हो, स्ट्रिंग को आप ट्रिपल कोट्स में भी दे सकते हो, स्ट्रिंग को आप मल्टीपल लाइंस में भी दे सकते हो। ठीक है, मल्टीपल लाइंस का मतलब होता है वो अपने आप ही नेक्स्ट लाइन ले लेगा। अगर नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करना होता है, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू स्लैश एन का यूज करते हैं। स्लैश एन इज फॉर नेक्स्ट लाइन, अगली लाइन में आने के लिए। तो स्ट्रिंग समझ में आ गई ना कैसे डिफाइन करते हैं? सिंपल, एक वेरिएबल का नाम इक्वल्स टू सिंगल कोट्स में दे दो, डबल कोट्स में दे दो, ट्रिपल कोट्स में दे दो, या ट्रिपल कोट्स में नेक्स्ट लाइन करके दे दो, जैसे आपको इसीलिए हमने कहा कि पाइथन बहुत इजी लैंग्वेज है। यहां पर क्या ना, एक ही काम को करने के बहुत सारे तरीके मिल गए। ऐसा नहीं है कि तुम्हें कोई चीज याद रखनी पड़ रही, जो समझ में आ जाए लिख दो। सिंगल याद आ रहा है सिंगल लिख दो, डबल याद है डबल लिख दो, ट्रिपल में भी लिख दोगे तब भी काम चल जाएगा। इसलिए पाइथन बहुत ही आसान लैंग्वेज है। ठीक है, अब जैसे मान लो मैं प्रोग्रामिंग करता हूँ, आई एम ए प्रोग्रामर, आई एम ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो अब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जब मैं काम करता हूँ तो पाइथन और बहुत सारी लैंग्वेजेस को मिक्स करके काम करना पड़ता है जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं। तो पाइथन मुझे सबसे ईजी लगती है। इसमें दिमाग नहीं लगाना, दिमाग नहीं लगाना इन द सेंस याद रखने वाली चीज़ें कम है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो आप इस चक्कर में नहीं पड़ोगे यार, सिंगल कोट्स की गलती होगी, डबल कोट्स की गलती होगी, है ना। तीनों तरीके हैं, सिंगल, डबल, ट्रिपल। नेक्स्ट लाइन करके देनी हो नेक्स्ट लाइन करके दे दो, जैसे दे दोगे वो समझ जाएगा कि ये स्ट्रिंग है। ठीक है, डन। चलो आगे। अच्छा, एक्सेस कैसे करते हैं? अभी बताया था इंडेक्सिंग विल ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम जीरो। इंडेक्सिंग अगर आप शुरू से आखिरी की तरफ चलोगे तो जीरो से स्टार्ट होगी, आखिरी से अगर उल्टा चलोगे तो माइनस में इंडेक्सिंग चलती है। देखो जैसे ये एक वर्ड लिया मैंने, ठीक है, एक स्ट्रिंग ले ली, ए इक्वल्स टू geeks फॉर geeks। ये एक स्ट्रिंग ले ली। इस स्ट्रिंग का मतलब है इसको मेमोरी कैसे मिली? इसको मेमोरी ऐसे मिल गई, ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 0 to 12। और अगर उल्टा देखोगे तो -1 -2 -3 -4, इधर से ये माइनस में चलती है। तो अगर मैं प्रिंट करवाना चाहूं ओ को तो क्या लिख दो? प्रिंट A 6। ये क्या है? ये इंडेक्स है। मैंने इससे कहा कि A6 पर जो भी वैल्यू वो है, कैरेक्टर है, वो प्रिंट हो जाए। क्या प्रिंट हो जाएगा? O। अगर मैं यहां पे लिख दूं प्रिंट A -7, तब भी O ही प्रिंट होगा। यानी कि इसका इंडेक्स 6 दे दो या -7 दे दो, इट विल बी द सेम। अगर आप इधर से देखोगे तो प्लस में चलेगा, उधर से देखोगे तो माइनस में चलेगा। ठीक है, देखो जैसे ये पहला कैरेक्टर किसी भी स्ट्रिंग का प्रिंट करने के लिए मैंने क्या दिया? 0। मैंने कोई भी एक स्ट्रिंग ली, इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री, ये है 0 1 2। अगर मुझे पहला कैरेक्टर प्रिंट करना होगा तो मैं क्या दूंगा? स्ट्रिंग का नाम और उसका इंडेक्स, यानी कि 0। डन, आगे समझ में? ये नेगेटिव इंडेक्सिंग है। अगर मैं यहां पे -3 दे दूं, देन -1 -2 -3, क्या प्रिंट होगा? T। ठीक, डन। नाउ स्लाइसिंग। स्ट्रिंग को हम सीधा भी देख लिया, उल्टा भी देख लिया। अगर एक एक कैरेक्टर करके प्रिंट कराना हो हम वो भी करवा सकते हैं। अब बात करते हैं स्लाइसिंग की। स्लाइस का मतलब स्ट्रिंग को काटना, तोड़ना। तोड़ने के लिए क्या लिख सकते हो? देखो, गीक्स फॉर गीक्स, ये सिंपल कुछ नहीं कर रहा है, एक स्ट्रिंग क्रिएट हुई है, प्रिंट हो गया। 3rd to 12th कैरेक्टर, तीसरे से 12वें कैरेक्टर तक की वैल्यू को काटना है, स्लाइस करना है। 0 1 2 3, यहां से लेकर, यानी 3 का मतलब 0 1 2 3, यहां से लेकर 12 तक, 4 5 6 7 8 9 10 11 12, सी तक। क्या आया? 3 से 12 तक। के एस फॉर गीक्स। देखो
ये थी स्ट्रिंग आपकी, चलो समझो, एक स्ट्रिंग थी ये GEEKS फॉर गीक्स, ठीक है। हमने इसमें कहा 3 से लेकर 12 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, जहां तक जाओगे वो इंक्लूड नहीं होगा। स्टार्ट कहां से हो रहा है? 3 से, यानी कि यहां से लेके यहां तक, KS फॉर गीक हो गया प्रिंट। इट इज कॉल्ड स्लाइसिंग। इसमें सिर्फ एक चीज ध्यान रखने वाली है कि जो भी आप एंड की वैल्यू दे रहे हो 12th कैरेक्टर का मतलब है वो इंक्लूड नहीं होगा, ठीक। अगर आपने 12 दिया तो वो इंक्लूड नहीं होगा। बिटवीन थर्ड एंड सेकेंड लास्ट कैरेक्टर, सेकेंड लास्ट कैरेक्टर का क्या मतलब है आपका? -2, क्योंकि उल्टा कहां से स्टार्ट हो रहा है? -1 से, -1 -2, सेकेंड लास्ट कैरेक्टर क्या होगा? -2। 3 से लेके -2 तक, 3 से लेके -2 तक, ठीक है, डन। चले आगे। दिस इज कॉल्ड स्लाइसिंग, स्लाइसिंग ऑफ अ स्ट्रिंग। ये स्ट्रिंग के कुछ फंक्शन है, फंक्शन मतलब प्री डिफाइंड फंक्शन, पहले से बने बनाए फंक्शन है ये स्ट्रिंग के, आपको सिर्फ इनका इस्तेमाल करना है। जैसे मैंने क्या लिखा? लोअर, लोअर एक फंक्शन है जो किसी भी स्ट्रिंग को छोटे अक्षरों में चेंज कर देगी। अपर, बड़े अक्षरों में चेंज। टाइटल, टाइटल केस में, टाइटल केस यानी पहला लेटर कैपिटल बाकी स्मॉल। स्वैप केस, स्वैप केस का मतलब अगर छोटे में है तो कैपिटल, कैपिटल है तो स्मॉल। कैपिटलाइज, पहला लेटर कैपिटल, हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल, ठीक है। दीज आर द एग्जाम्पल्स। अपर केस, गीक्स फॉर गीक्स को मैंने कन्वर्ट कर दिया अपर से कैपिटल लेटर्स में, इससे स्मॉल लेटर्स में, तो ये एक एग्जाम्पल्स हैं। यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ। नाउ वी विल टॉक अबाउट टपल। अब टपल क्या होते हैं भैया? Tuples are used to store multiple items in a single variable. Tuple is one of the 4 built-in data type in Python. Used for collections of data. The other 3 are list, set and dictionary. All different qualities and uses. देखो भैया, टोटल 4 तरीके के डेटा टाइप हैं। कौन कौन से? टपल है, लिस्ट है, सेट है और डिक्शनरी है, ठीक। तो अब सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं टपल की। टपल और लिस्ट दोनों लगभग से सेम से ही होता है, बहुत बारीक सा फर्क होता है, बहुत थोड़ा सा फर्क होता है। क्या होता है वो अभी बताता हूं। देखो कैसे डिफाइन करते हैं वो नीचे देखो। दिस टपल इक्वल्स टू एप्पल, बनाना और चेरी। देखो अब ये क्या भैया? ये टपल है। अगर आप इसको ब्रैकेट्स में लिख रहे हो देन इट इज अ टपल। अगर आप इसको इन ब्रैकेट्स में लिख रहे हो देन इट इज अ लिस्ट, ठीक है। तो ये क्या है? अच्छा, जहां हम एक ही वेरिएबल के अंदर बहुत सारी चीजें स्टोर करनी हो वहां पर हम लोग टपल का यूज करते हैं। लिस्ट का भी करते हैं, सेट का भी करते हैं, अलग अलग डेटा टाइप है। अगर एक ही वेरिएबल के अंदर मल्टीपल वैल्यूज स्टोर करनी हो देन वी विल यूज टपल, लिस्ट, सेट और डिक्शनरी, ठीक है। अब यहां पर देखो वेरिएबल तो एक ही है, दिस टपल। इसमें कितनी वैल्यूज रखी गई? 3 वैल्यूज रखी गई, एप्पल, बनाना और चेरी। अगर आप प्रिंट दिस टपल करोगे तो ऐसे प्रिंट होगा, एप्पल, बनाना और चेरी। देखो ठीक है। इंडेक्सिंग वही है सेम, 0 1 2 3, इंडेक्सिंग विल ऑलवेज बी सेम। उसके बाद 2 तरीके के हैं, एक ऑर्डर्ड, एक अनचेंजेबल। ऑर्डर्ड क्या है? when we say that tuples are ordered, it means that the items have a defined order and that order will not change. Unchangeable, tuples are unchangeable, meaning that we cannot change, add or remove items after the tuple has created. यानी ये दोनों क्या हैं? ये दोनों इसका प्रॉपर्टीज कह लो, है ना, इनकी प्रॉपर्टी है कि टपल्स ऑर्डर्ड होते हैं, इनचेंजेबल होते हैं,
एंड अलाउ डुप्लीकेट वैल्यूज, और आप इसमें डुप्लीकेट वैल्यूज भी अलाउ कर सकते हो, डाल सकते हो। जैसे अभी हमने एक वो बनाई थी ना लिस्ट, टपल बनाया, उसमें हमने एप्पल बनाना चेरी दिया। आप चाहो तो एप्पल एप्पल 2 बार दे लो, ये अलाउ करेगा। आप इसमें डुप्लीकेट वैल्यूज भी दे सकते हो, जबकि लिस्ट में नहीं दे सकते। ठीक है, जैसे ये देखो एप्पल बनाना चेरी, दोबारा एप्पल और चेरी दे दिए, इट अलाउज डुप्लीकेट वैल्यू। टपल की लेंथ, जितने इसमें आप वेरिएबल दोगे वही उसकी लेंथ है। लेंथ निकालने का, चाहे किसी की भी लेंथ निकालनी हो, टपल की निकालनी हो, स्ट्रिंग की निकालनी हो, लिस्ट की निकालनी हो, डिक्शनरी की निकालनी हो, सबके लिए एक ही फंक्शन है लेन। ब्रैकेट में जिसकी भी लेंथ निकालनी वो लिख दो। जैसे यहां वेरिएबल था दिस टपल, मैंने यहां वेरिएबल दे दिया दिस टपल, तो जैसे ही दिस टपल दोगे 1 2 3 आंसर आ जाएगा 3। डन, समझ में आ गई बात। क्रिएट टपल विद वन आइटम, क्या एक आइटम के साथ भी टपल क्रिएट करा जा सकता है? हाँ जी बिल्कुल करा जा सकता है। अभी क्योंकि हमने क्या पढ़ा था कि जहां पर एक ही वेरिएबल में मल्टीपल आइटम्स रखने हो देन इट विल बी टपल। अब मैंने क्या लिखा, दिस टपल इक्वल्स टू एप्पल, कॉमा लगा के छोड़ दिया। अगर मैं ये कॉमा ना लगाता तो ये क्या होता, तो ये स्ट्रिंग होती। देखो क्योंकि अभी हमने क्या पढ़ा था, मैं लिखूं a इक्वल्स टू एप्पल देन इट इज अ स्ट्रिंग। लेकिन अगर मैंने ब्रैकेट लिखा के एप्पल और कॉमा लगा के छोड़ दिया, अब यहां पे देखो टाइप, टाइप इज ऑल्सो अ फंक्शन। ये किस लिए होता है, ये टाइप बताता है कि जो आपका डेटा टाइप है उसका क्या टाइप है। हमने एक दिस टपल नाम का एक वेरिएबल लिया जिसमें हमने एप्पल डाल दिया। अब मैं चेक कर रहा हूं कि इसका टाइप क्या है, तो इसने इसका टाइप दिखाया टपल, कि ये एक टपल है। इसका मैंने यहाँ पे चेक करा तो इसने क्या दिखाया कि ये एक स्ट्रिंग है। समझ में आ गई बात। कॉमा लगा के छोड़ोगे, आगे कुछ दो या मत दो, ये टपल है। अगर आपने यहाँ कॉमन नहीं लगाया तो ये एक स्ट्रिंग है। दोनों में फर्क समझ में आ गया, टपल में और स्ट्रिंग में। जहां मल्टीपल वैल्यूज हो दैट इज अ टपल, और जहां पे सिंगल एक ही नाम हो दैट इज अ स्ट्रिंग। डन, चले आगे। ओके अब देखो यहां पे टपल क्या है भाई, एप्पल बनाना चेरी। टपल आइटम कैन बी ऑफ एनी डेटा टाइप, किसी भी टाइप का टपल हो सकता है। आप उसमें सारी स्ट्रिंग ले लो, आप उसमें सारे नंबर ले लो, आप उसमें बुलियन वैल्यूज ले लो, ट्रू फॉल्स फॉल्स कुछ भी, है ना, या मिक्स करके ले लो, स्ट्रिंग भी ले लो, नंबर भी ले लो, बुलियन भी ले लो, फिर नंबर, फिर, यानी कि टपल क्या है, मल्टीपल वैल्यूज को एक ही वेरिएबल में स्टोर कर रहा है। ठीक, और इनको वैल्यू कैसे मिल रही है, ये 0 पोजीशन है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये इंडेक्सिंग है। अगर मैं यहाँ पे 2 उठाऊंगा तो ट्रू देगा, मैं यहां से 1 को उठाऊंगा तो इंटीजर वैल्यू देगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। टपल्स को कैसे एक्सेस कर सकते हो, बार बार वही बात आ रही है, इंडेक्स के थ्रू कर सकते हो। मैंने यहाँ पे लिखा दिस टपल 1, दिस टपल 1 का मतलब है क्या प्रिंट होगा, बनाना प्रिंट हो जाएगा। मैं यहाँ पे 2 दे दूंगा तो चेरी प्रिंट हो जाएगा, मैं 0 दे दूंगा एप्पल प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, इंडेक्सिंग है। इन कोट्स के अंदर जो भी आप देते हो दैट इज कॉल्ड इंडेक्स। डन। नेगेटिव इंडेक्सिंग विल बी द सेम, दिस इज 0 1 2, this is -1 -2 and -3। -1 means what, चेरी, क्या प्रिंट होगा इससे, चेरी प्रिंट हो जाएगा। नेगेटिव इंडेक्सिंग आगे समझ में। रेंज ऑफ इंडेक्स, अब क्या है, अब तक हम लोग कर रहे थे भी 0 से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक। अब क्या, इंडेक्सिंग में भी हमने वो दे दिया यहाँ पे 2:5। 2:5 का मतलब जहां भी एंड हो, ये हमने भी पहले भी देखा था, जो भी एंड वैल्यू होती है वो प्रिंट नहीं होती। तो इसका मतलब क्या है भैया, 2 से स्टार्ट करेगा, 5 को इंक्लूड नहीं करेगा, 5 को छोड़ते हुए उससे पहले पहले की वैल्यूज ले लेगा। यानी कि चेरी, ऑरेंज, कीवी हो गया प्रिंट। 2 से लेकर 5 तक, 5 इंक्लूड नहीं है, 5 इज
नॉट इंक्लूड। ये ध्यान रखना बस कि जो भी एंड वैल्यू होती है दैट इज नॉट इंक्लूडेड, वो इंक्लूड नहीं होती, वो एक्सक्लूड होती है। ठीक है, चाहे वो रेंज में हो, अभी हमने लूप चलाए थे ना रेंज में, वहां भी वो एक्सक्लूडेड होती है। अगर यहां पर स्टार्टिंग वैल्यू ना दी जाए देन इट इज बाय डिफॉल्ट 0। इसका मतलब 0 to 4, 0 1 2 3 4, क्योंकि लास्ट वैल्यू 4 है, इसका मतलब कि ये इंक्लूड नहीं होगा और इससे पहले पहले की वैल्यू प्रिंट हो जाएंगी। एप्पल, बनाना, चेरी, ऑरेंज। अगर एंड पॉइंट ना दिया गया हो तो 2 से स्टार्ट होगा और 0 से 2 से स्टार्ट होगा, यानी चेरी से, और एंड तक चला जाएगा, आखिरी तक प्रिंट कर देगा। डन, समझ में आ गया? एक्सेस करना होता है ना कि लिस्ट को कैसे, और जैसे लिस्ट को एक्सेस करते हैं, बस ये ध्यान कर लो, मैं टपल नहीं बताऊंगा आगे, वो नहीं बताऊंगा मैं आपको, वो भी सेम ही ऐसे ही करा जाएगा जैसे भी हम इसको लिस्ट को कर रहे हैं, इसी और जैसे हम टपल को कर रहे हैं ऐसे लिस्ट भी होगी, बिल्कुल सेम, बस लिखने का ढंग चेंज हो जाएगा और कुछ नहीं। ठीक है, एक्सेसिंग समझ लो, जैसे एक्सेसिंग टपल की है सेम एक्सेसिंग ऐसी की ऐसी लिस्ट की भी है। नेगेटिव -4 -1, -1 -2 -3 -4, स्टार्टिंग कहां से? -4 से, कहां तक? -1 तक। तो जो लास्ट होती है वैल्यू उसको इंक्लूड नहीं करते, यानी -1 को छोड़ दो, क्या प्रिंट होगा? ऑरेंज, कीवी, मेलन। ठीक है, क्वेश्चन कैसे आ जाएंगे आपके एग्जाम में? आपको कुछ भी एक इनपुट दे दिया जाएगा, आपसे पूछेंगे बताओ जिसका आउटपुट क्या आने वाला है। ठीक है, डिफाइन टपल, डिफाइन लिस्ट, डिफाइन डिक्शनरी, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टपल, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टपल एंड लिस्ट। इसी में से देखो कितने सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, है ना? इसलिए कहा कि कॉन्सेप्ट समझ लो, आंसर तुम अपने आप दे दोगे। चले आगे, चेक इफ आइटम एग्जिस्ट। अब ये चेक करना क्या ये आइटम इस लिस्ट में है या नहीं है, उसके लिए हमने क्या पढ़ा था? लूप चला दो जी, 0 से लेकर, अच्छा चलो, इफ एप्पल इन दिस टपल, ये अपने आप बाय डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट होगा, एप्पल को यहां चेक करेगा क्या यहां पे है, अगर है प्रिंट यस एप्पल इज इन दिस टपल। इफ का मतलब यदि, कंडीशन चेक हो रही है ना, यदि ये इसमें है तो प्रिंट हो जाए, नहीं तो फॉल्स आ जाएगा। इन फंक्शन क्या कर रहा है? चेक कर रहा है। इनसे आप चेक कर सकते हो किसी को भी, किसी भी टपल में। ठीक, और इसका जो आंसर आता है इन फंक्शन से, जो भी आउटपुट आता है इट विल बी इन ट्रू एंड फॉल्स, यानी यहां से बुलियन वैल्यू आती है आपके पास। ठीक है, चेंज टपल वैल्यूज, टपल को लिस्ट में चेंज करा जा सकता है, लिस्ट को टपल में चेंज करा जा सकता है। कैसे? देखो, x इक्वल, अच्छा अब कैसे पता लगाओगे कि ये टपल है? क्योंकि ये ब्रैकेट्स से पता लगता है। ये एक टपल है, मैंने क्या दे दिया? लिस्ट x, यानी टपल को यहां लिस्ट लिख दिया, इसमें पास कर दिया, ये अपने आप बाय डिफॉल्ट लिस्ट बन गई। ठीक, अब मैंने लिखा y1 इक्वल्स टू कीवी, x इक्वल्स टू टपल y। अब y को क्या करा मैंने? टपल क्रिएट कर दिया। y क्या था? एक लिस्ट थी, एक लिस्ट बन गई, मैंने लिस्ट को टपल में चेंज कर दिया। ठीक, आप लिस्ट को टपल में भी बना सकते हो, टपल को लिस्ट में भी क्रिएट कर सकते हो। अच्छा, ऐसा क्यों करना पड़ा? रीजन देखो, रीजन तो समझ लो, हाँ कब आ गई दिमाग में, भाई ऐसा करा क्यों? लिस्ट को टपल में, टपल को लिस्ट में। द रीजन इज कि टपल अनचेंजेबल है। अगर आप रन टाइम पर चाहो कि मैं टपल में कोई वैल्यू चेंज कर दूं, यू कांट, आप चेंज नहीं कर सकते, लिस्ट में कर सकते हो। तो ये क्या था? ये एक टपल था। मैं क्या चाह रहा था? मैं ये चाह रहा था कि भाई साहब जो ये बनाना है, इस बनाना की जगह पे कीवी आ जाए, तो मुझे कुछ चेंज करना है, पर मैं टपल में चेंज कर नहीं सकता। चेंज किस में कर सकता हूं? लिस्ट में कर सकता हूं। मैंने क्या भाई साहब, जुगाड़, हिंदुस्तान जुगाड़ का देश है, मैंने क्या करा? इस टपल को लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया। अब y क्या है? एक लिस्ट बन गई। अब ये एक लिस्ट बन गई ऐसे, एप्पल कॉमा, अच्छा ये जो डबल कोट्स होते हैं, ये वाले स्क्वायर कोट्स, इससे पता चलता है कि ये क्या है? ये लिस्ट है। बनाना कॉमा चेरी,
0 1 2। अब ये क्या था, टपल लिस्ट में चेंज हो गया। अब मैंने क्या कर दिया, y1 यानी कि इस लिस्ट के फर्स्ट पोजीशन पर क्या डाल दूं, कीवी डाल दूं। फर्स्ट पोजीशन पे क्या है, बनाना है। अब बनाना हो गया खत्म। अब यहां पर क्या आ गया, कीवी आ गया जी। अब ये एक लिस्ट है, लिस्ट चेंज हो गई, एप्पल कीवी चेरी। अब मैंने क्या करा, मैंने उस लिस्ट को वापस चेंज कर दिया टपल में। अब वो वापस एक टपल क्रिएट हो गया, एक्स हो गया टपल में चेंज। तो क्या हुआ, हिंदुस्तान जुगाड़ का देश है। टपल को लिस्ट में चेंज करा, मतलब कन्वर्ट करा, लिस्ट में वैल्यू चेंज करी और उसको वापस टपल बना दिया, है ना। ठीक, तो अगर दोनों में डिफरेंस आ जाए तो क्या डिफरेंस समझ में आया कि भाई साहब टपल होता है अनचेंजेबल, लिस्ट होती है चेंजेबल। लिस्ट में चेंज करा जा सकता है, टपल में चेंज नहीं करा जा सकता है। ऐड आइटम, इसमें कोई नई चीज आपको ऐड करनी हो तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट एक फंक्शन। अच्छा, फिर वही वाली बात आ गई, क्या कि भाई टपल में चेंज नहीं कर सकते। क्या करा, टपल को चेंज करा लिस्ट में। लिस्ट को चेंज करने के लिए एक फंक्शन होता है बाय डिफॉल्ट अपेंड। अपेंड से क्या हुआ, ऑरेंज 1 0 1 2, इसी के आगे एक और वैल्यू बढ़ गई ऑरेंज। अपेंड यानी जोड़ दो, बढ़ा दो, और उसको फिर से वापस चेंज कर दिया टपल में। ठीक है। ऐड टपल टू टपल, टपल्स को टपल में ऐड करना। देखो ये एक टपल था, ये दूसरा टपल था। अब टपल प्लस ऐसे लिख दोगे तो ये दोनों टपल एक साथ ऐड हो जाएंगे। जैसे दो वेरिएबल ऐड हो सकते हैं, ऐसे दो टपल भी आपस में ऐड हो सकते हैं। रिमूव आइटम, अगर आप किसी चीज को जोड़ सकते हो तो आप उसको रिमूव भी कर सकते हो, खत्म भी कर सकते हो। कैसे खत्म कर सकते हो, फिर से वही वाली बात, क्योंकि टपल अनचेंजेबल है। किस में चेंज करो, लिस्ट में चेंज करो। ये देखो ये एक टपल था, लिस्ट में चेंज करा, लिस्ट में हमने दिया रिमूव। रिमूव एक फंक्शन है, क्या बताया, एप्पल को रिमूव कर दो, वो एप्पल को रिमूव कर देगा। अब बनाना और चेरी टपल में क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, पक्का। तो बहुत ज्यादा हार्ड है नहीं, सिर्फ छोटे छोटे फंक्शन यूज याद रखने हैं। जैसे रिमूव के लिए रिमूव था, अपेंड करने के लिए अपेंड था। टपल में चेंज नहीं हो सकता, उसको लिस्ट में चेंज करना पड़ता है, फिर लिस्ट पे फंक्शन लगाना पड़ेगा और उसको वापस टपल में चेंज कर देना है। ठीक है। यू कैन डिलीट टपल कंप्लीटली, आप पूरे के पूरे टपल को भी डिलीट कर सकते हो। डिलीट दिस टपल, डेल नाम के फंक्शन से वो पूरा का पूरा टपल ही डिलीट हो जाएगा। ठीक। लूप थ्रू अ टपल, अभी हमने फॉर लूप को किससे पढ़ा था, रेंज से पढ़ा था, है ना, स्ट्रिंग से पढ़ा था। अब टपल से भी देख लो जी, लिस्ट से भी देख लिया था हमने। अब ये है टपल, एप्पल बनाना चेरी, एक्स की वैल्यू बाय डिफॉल्ट 0, जैसे लिस्ट थी ऐसे ये लूप चल रहा है, 0 1 2, एप्पल बनाना चेरी प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम ज़्यादा उसमें नहीं जाते। इंडेक्स के थ्रू भी हमने देख लिया था, व्हाइल लूप भी हम देख चुके। जॉइन टू टपल्स सिंपल, इसमें कोई वो नहीं है। हाँ जी, मल्टीप्लाई टपल्स, ये देख लो। क्यों, जोड़ना क्या था, दो टपल हैं आपस में जोड़ दोगे पूरे एक टपल बन जाएगी, सिंपल। मल्टीप्लाई में देखना पड़ेगा। मल्टीप्लाई क्या थी, देखो एप्पल बनाना चेरी, फ्रूट्स लिखे हुए, फ्रूट्स नाम का एक टपल बन गया। हमने क्या करा, फ्रूट्स इंटू टू करते ही क्या होगा, एप्पल बनाना चेरी, एप्पल बनाना चेरी। जितना मल्टीप्लाई करा उतनी बार वो रिपीट हो जाएगी वैल्यू। डन। एप्पल बनाना चेरी एक बार, एप्पल बनाना चेरी 2 बार, माई टपल में चली गई। एक नया टपल क्रिएट हो गया जिसमें 3 की जगह 6 वैल्यू स्टोर हो गई अब। ठीक है, आ गया समझ में। अब बात करते हैं लिस्ट की। जैसे टपल था बिल्कुल एज इट इज लिस्ट है, कोई बदलाव नहीं। ठीक है, जल्दी जल्दी देखेंगे। सिर्फ फर्क क्या है, वहां पर करली ब्रैकेट्स लग रहे थे, ये कोस लगते थे, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स लग रहे हैं। स्क्वायर ब्रैकेट से पता चलता है कि ये एक लिस्ट है। लिस्ट क्या है, ये एक चेंजेबल डेटा टाइप है, इसमें आप वैल्यूज को चेंज कर सकते हो। इंडेक्सिंग विल बी द सेम, जैसे वहां थी 0 1 2 3, ऐसे यहां पे है। चेंजेबल है, डुप्लीकेट वैल्यूज को ये भी अलाउ करता है। लिस्ट की लेंथ निकालने के लिए लेंथ नाम का फंक्शन, जैसे कि टपल में था ऐसे यहां भी उसकी लेंथ निकाली जा सकती है। अलग अलग टाइप के डेटा टाइप
यहाँ भी आ सकते हैं जैसे टपल में थे कि सारी के सारी स्ट्रिंग, सारे नंबर, सारे के सारे बुलियन, अगर अलग अलग करना चाहें आप तो अलग अलग भी इसमें ले सकते हो। सेम है, सिर्फ फर्क किसका देखो, ब्रैकेट्स का है और कुछ नहीं, सारा काम सेम चल रहा है। टाइप का था, एक फंक्शन था, एक टाइप क्या बता रहा था, किस टाइप का डेटा है वो ये बताता है ये फंक्शन। मैंने लिखा टाइप माई लिस्ट, तो क्या बता देगा ये बता देगा कि ये लिस्ट है, इस डेटा टाइप का, इस वेरिएबल का डेटा टाइप है लिस्ट। एक्सेस आइटम बिल्कुल सेम जैसे उसका था, सेम वहां यहाँ भी वही चल रहा है। ठीक है, तो मैं इनको यहाँ पे आपको डिफाइन नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल एज इट इज है। हाँ जी, ये ठीक है। चेंज आइटम वैल्यूज ये भी हो गया। ये देख लीजिए, चेंज अ रेंज। अब यहाँ पे क्या ना, उनकी वैल्यूज चेंज करनी है। देखो कैसे, मैंने यहाँ पे लिखा 1:3। अब वहां पे इतने सारे काम क्यों नहीं हो रहे थे टपल में, क्योंकि उसमें चेंजेस नहीं हो सकते थे। यहाँ चेंजेस हो सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ है 1:3। 1:3 का मतलब है 0 1 2 3, स्टार्टिंग फ्रॉम 1:3। ब्लैक करेंट और वाटरमेलन। बनाना पे की जगह क्या चला गया, चेरी की जगह क्या चला गया, 3 इंक्लूड हो गई नहीं। ठीक, तो 1 और 2 इंक्लूड होगा, 3 इंक्लूड नहीं होगा। ये हमेशा से याद रखना कि जो भी लास्ट एंड वैल्यू होती है वो इंक्लूड नहीं होती, दैट इज एक्सक्लूडेड, उसे हटा दो। तो हमने क्या करा 1,2, यानी बनाना की जगह ये चला गया, चेरी की जगह ये चला गया। तो वैल्यूज को यहाँ पे चेंज करा जा सकता है। चेंज अ रेंज ऑफ आइटम वैल्यू। ठीक है, अच्छा पहले यहाँ पे ध्यान दो, देखो अब पहले इसे देखते हैं हम। 0 1 2, अभी मैंने कहा कि भैया 2 तो इंक्लूड होगा नहीं, पर मैंने यहाँ पे वैल्यू कितनी दे रखी है, 2। तो यानी इसका मतलब है सिर्फ 1 चेंज होना चाहिए, 2 को इंक्लूड नहीं कर सकते। तो अब क्या करें, क्या एरर आएगी, फिर क्या होगा, होगा ये मेरे प्यारे बच्चों कि वाटरमेलन 2 पे चला जाएगा और चेरी खिसक के 3 पे चला जाएगा। ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ठीक है, अगर जितनी वैल्यू हमने यहाँ पे दी, इंडेक्सिंग दी, अगर उससे ज्यादा वैल्यूज यहाँ पे आ रही हैं तो ये क्या करेगा। अब देखो एक जगह पे एक सीट है, उस सीट पे 3 लोग बैठे हुए हैं। अब मैंने क्या कहा, भैया 2 जनों को यहाँ बैठा लो, सीट है वहां एक ही। तो क्या होगा, दूसरा वहां जबरदस्ती घुसेगा और जो लास्ट वाला होगा उसे खिसका के उधर कर देगा। ठीक है, वही काम यहाँ हो रहा है। यहाँ पे वैल्यू क्या आ रही थी, दिस लिस्ट 1:2, यानी 2 तो इंक्लूड होगा नहीं, सिर्फ 1। वैल्यू है 2, तो इसने इसको तो बनाना की जगह डाल दिया। अब इसको कहाँ डाले, 2 तो इंक्लूड होना नहीं, तो ये क्या करेगा, 2 को खिसका के 3 पे पहुंचाएगा और इसको 2 पे पहुंचा देगा। देखो, एप्पल, ब्लैक करंट, वाटरमेलन और चेरी। अब इसका उल्टा भी हो सकता है, अगर आप कम वैल्यू इंसर्ट कर रहे हो, जैसे ये 1:3। अब यहाँ 3 तो है ही नहीं, 1 और 2 यानी वाटरमेलन। वाटरमेलन किस पे चला जाएगा, बनाना पे चला जाएगा, और ये वाली वैल्यू अपने आप खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो अगर आप कम करते हो तो वो वैल्यू अपने आप ही डिलीट हो जाती है। इंसर्ट करने के लिए अभी क्या हो रहा था, वो रिप्लेस हो रहा था। अगर मैं यहाँ पे लिख रहा था 1, तो 1 पे जो वैल्यू थी वो खत्म थी। अब क्या हो गया, इंसर्ट, डॉट इंसर्ट। डॉट इंसर्ट इज अ फंक्शन, ये किसी भी लिस्ट में वैल्यू को इंसर्ट करने का काम कर रहा है। 2, वाटरमेलन, 2 क्या है, इंडेक्स है, 0 1 2, यानी दूसरे इंडेक्स पर वाटरमेलन ले आओ। तो इसने इंसर्ट करा, इंसर्ट का मतलब ये जो चेरी है ये खिसक के आगे आ गया। देखो, एप्पल, बनाना, वाटरमेलन और चेरी खिसक गया आगे। डन, समझ में आई बात। इंसर्ट कैसे करोगे, ऐसे ही अपेंड। इंसर्ट क्या कर रहा था, किसी भी लिस्ट के बीच में इंसर्ट करता था। अपेंड क्या करेगा,
किसी भी लिस्ट के एंड में अपेंड करेगा। ठीक, अपेंड का मतलब जो भी लिस्ट है उसके बाद अपेंड। ठीक है, ऐसे ही इंसर्ट आइटम वी हैव ऑलरेडी डन। अच्छा जी, एक्सटेंडेड लिस्ट, एक्सटेंड लिस्ट। अब यहां पर देखो आपके पास दो लिस्ट हैं। टपल कैसे कर रहे थे? टपल में प्लस नाम का जो आपका ऑपरेटर था वो काम करता था। दोनों टपल्स को टपल 1 प्लस टपल 2 करके टपल 3 में डाल दोगे, दोनों ऐड हो गए। यहां पर फंक्शन है एक्सटेंड, एक लिस्ट दूसरी लिस्ट, डॉट एक्सटेंड ट्रॉपिकल। जो ट्रॉपिकल लिस्ट थी उसी वो लिस्ट एक्सटेंड हो गई किसमें? इस लिस्ट में ऐड हो गई। ये देखो चेरी तक, उसके आगे मैंगो, पाइनएप्पल और पपाया। ऐड एनी इटरेबल, ये तो सिंपल एक्सटेंड करने के लिए कोई दिक्कत नहीं। रिमूव पहले भी हम देख चुके, रिमूव करना। पॉप, पॉप का मतलब क्या होता है? ये भी डिलीट करना ही है। अगर किसी एक स्पेसिफाइड इंडेक्स को आपको पॉप करना हो, खत्म करना हो, तो क्या दोगे? दिस लिस्ट डॉट पॉप 1। 1 का मतलब 0 1 2, इसने पॉप, पॉप कौन होता है ना, पॉपकॉर्न का क्या मतलब है? भाई आपने मक्का डाली, वो पॉप हो गया, फूट गया, खत्म हो गया। तो सेम इसने कह रहा 1 को पॉप कर दो, उड़ा दो, खत्म। एप्पल और चेरी विल बी योर आंसर। ठीक है, तो डिलीट करने का ही काम करता है किसी एक स्पेसिफाइड इंडेक्स को। ठीक है, अच्छा अगर आप इसमें कोई भी इंडेक्स पास नहीं करोगे देन इट मीन्स कि ये लास्ट वाले को बाय डिफॉल्ट करेगा। अगर आप कोई इंडेक्स नहीं दे रहे पॉप में, तो डॉट पॉप फंक्शन जो होता है वो अपने आप ही चेरी को उड़ा देगा। ठीक, रिमूव्स किसी एक स्पेसिफाइड को डिलीट करना हो तो आप इंडेक्स ऐसे भी दे सकते हो। डिलीट कीवर्ड क्या करता है? पूरी की पूरी लिस्ट को भी डिलीट कर सकता है। डिलीट दिस लिस्ट, अगर इंडेक्स दिया है तो सिर्फ वो इंडेक्स खत्म होगा। अगर आपने सिर्फ उसका नाम दे दिया लिस्ट का, तो वो पूरी की पूरी लिस्ट डिलीट हो जाएगी एक साथ। तो डिलीट इज अ कीवर्ड विच हेल्प्स टू डिलीट एनी स्पेसिफाइड, किसी भी एक स्पेसिफाइड आप इंडेक्स को डिलीट करना चाहते हो या पूरी की पूरी लिस्ट को डिलीट करना चाहते हो। डिलीट से दोनों काम हो सकते हैं। क्लियर द लिस्ट, क्लियर द लिस्ट का क्या मतलब है? देखो यहाँ पे 3 आपने 0 1 2 3 3 इंडेक्स थे, 3 वैल्यूज थी। क्लियर फंक्शन है, इसने क्या करा? उस लिस्ट को पूरी को डिलीट कर दिया, जो भी कुछ उसमें था सारा साफ, क्लियर्ड। ठीक, लूप 3 लिस्ट, ये हम जब लूप देखा था हमने, लूप में भी हम ऑलरेडी चला चुके। लूप में भी लिस्ट चलाई थी ना, लिस्ट के थ्रू कैसे चला सकते हो, और लिस्ट के टपल के थ्रू भी लूप चलाया हमने, लिस्ट के थ्रू भी लूप चलाया था हमने। तो वी हैव ऑलरेडी सीन दिस, ये हम पहले भी देख चुके कि हमारा लूप लिस्ट के थ्रू कैसे चल सकता है। दोबारा एक बार देख लो। बाय डिफॉल्ट x की वैल्यू क्या आ रही है? 0। फ्रूट्स क्या है? फ्रूट है एक लिस्ट, कहां से स्टार्ट हुई? 0 1 2 3 4। बाय डिफॉल्ट लूप कहां से चलता है? 0 से चलता है। तो देखो 0 से शुरू होगा, इन फ्रूट्स क्या प्रिंट हो गया? एप्पल। फिर +1 बाय डिफॉल्ट अपने आप ही हो रहा है। अच्छा, एक चीज का और ध्यान रखो, इसके अंदर एक इफ लगाया गया है। इफ a इन x, x क्या है? एक लिस्ट है। अगर x में चेक कर रहा है किसको? a को, क्या a इसमें है? तो ये उसको प्रिंट करता है, अपेंड करता है, नहीं तो नहीं करता। तो देखो यहां क्या प्रिंट हो रहा है? एप्पल, बनाना। चेरी में a नहीं था इसलिए प्रिंट नहीं हुआ, कीवी में a नहीं था इसलिए प्रिंट नहीं हुआ, मैंगो में a था इसलिए प्रिंट हो गया। तो क्या हुआ? हमने लूप के अंदर इफ एल्स का यूज करा। यदि इन a इन x, अगर ये जो x है यानी 0 पर जो भी नाम आया है, जो भी स्ट्रिंग आई, अगर उसमें a है तो उसको अपेंड कर दो नई लिस्ट में। डॉट अपेंड फंक्शन वाज, क्या काम था अपेंड फंक्शन का? किसी भी लिस्ट में अगर आपको कोई नई चीज ऐड करनी है, अपेंड फंक्शन का यूज करते थे। अब मैंने उससे पहले एक कंडीशन लगा दी, बस क्या? कि अगर उस लिस्ट में इस नाम में a है उसको तभी अपेंड करना, वरना मत करना, वरना छोड़ देना। ठीक, तो अपेंड करता जा रहा है वो।
हर बार एक का इंक्रीमेंट हो रहा है, चेक करता है, अगर ए है तो जोड़ दिया, अगर ए है तो जोड़ दिया, इसमें ए नहीं है छोड़ दिया, कुछ नहीं करा, +1, नहीं है फिर छोड़ दिया, फिर +1, डन। जब हम लूप के बाहर निकले, लूप के बाहर निकल के न्यू लिस्ट को प्रिंट करा लिया। तो जिन नामों में भी ए नहीं था वो सारे छोड़ दिए गए। लिस्ट समझ में आ गई, टपल समझ में आ गया। चलो आगे चलते हैं। शॉर्ट लिस्ट अल्फा न्यूमेरिकली। अब क्या करना है, अब देखो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे पहले से प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं, बने बनाए फंक्शन, किस काम के लिए, शॉर्ट करने के लिए। शॉर्टिंग मतलब या तो असेंडिंग ऑर्डर होगा या डिसेंडिंग ऑर्डर होगा। तो शॉर्ट मेथड दैट विल शॉर्ट द लिस्ट अल्फा न्यूमेरिकली असेंडिंग बाय डिफॉल्ट। ये बाय डिफॉल्ट असेंडिंग करती है, अगर आप चाहो डिसेंडिंग करना, डिसेंडिंग भी कर सकते हैं। कैसे, देखो ऐसे, मैं सिंपल लिख दूं दिस लिस्ट डॉट शॉर्ट, मैंने इसमें असेंडिंग डिसेंडिंग तो नहीं बताया ना, पर ये इसको अपने आप ही बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में करेगा। देखो ऑरेंज, मैंगो, कीवी, पाइनएप्पल, बनाना, अब ये इनको किस में चेंज करेगा, असेंडिंग में। असेंडिंग मतलब पहले बी नाम वाला आ गया बनाना, फिर के, फिर एम, फिर ओ, फिर पी, आ गई ना असेंडिंग ऑर्डर में। अब अगर बात हो कि नहीं भाई मुझे असेंडिंग में नहीं करना, मुझे तो डिसेंडिंग में करना है, देन तब क्या करें, तब डिसेंडिंग के लिए दिस लिस्ट डॉट शॉर्ट और रिवर्स इक्वल्स टू ट्रू लिख दो, रिवर्स इक्वल्स टू ट्रू। तो इससे क्या होगा, उसका उल्टा हो जाएगा। अब शॉर्ट क्या कर रहा था, असेंडिंग ऑर्डर में, हमने उससे कह दिया कि जो भी इसका रिवर्स आ रहा है उसको ट्रू कर दो भाई साहब, वो उसको डिसेंडिंग में कर देगा। ये देखो, अब पहले P, फिर O, M, K, B, डन। ये स्ट्रिंग पे भी काम करता है, ये नंबर्स पे भी काम करता है, यानी इंटीजर्स पे भी काम करता है, और जो फ्लोट वैल्यूज होंगी, दशमलव वाली संख्याएं, ये उन पे भी काम करेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर पे भी काम करेगा। इसलिए कहा कि पाइथन इतनी आसान लैंग्वेज है कि आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए तुम्हें करना क्या है, कॉन्सेप्ट पता हो, करने की दिक्कत नहीं है, एक ही फंक्शन सब में काम कर देता है। तो यानी देखो शॉर्ट फंक्शन जो है ये इंटीजर पे भी काम करता है, ये नंबर्स पे भी, पॉइंट वाली दशमलव वाली संख्याओं पे भी काम कर रहा है, और ये स्ट्रिंग पे भी काम कर रहा है, नामों पे भी काम करता है। ठीक, तो शॉर्टिंग करनी आ गई। क्वेश्चन आ जाते हैं इसका कि शॉर्ट करो, आपको लिस्ट दे देंगे। अच्छा, अगर आपको टपल दे दिया जाए तो, देखो इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं, उल्टे क्वेश्चन आएंगे। आपको एक टपल दिया जाएगा और आपको टपल देके कहेंगे कि इस टपल को शॉर्ट कर दीजिए, राइट अ प्रोग्राम टू शॉर्ट अ टपल। अब टपल में हम चेंज नहीं कर सकते, इट इज अनचेंजेबल, है ना, टपल में कोई चेंजेस नहीं हो सकते, पर लिस्ट में हो सकते हैं। तो क्या करें, अभी सीखा था हमने, टपल को चेंज करो लिस्ट में, लिस्ट को शॉर्ट करो, शॉर्ट करने के बाद जो लिस्ट आई उसको वापस टपल में चेंज कर दो। हो गया ना आसान तरीका। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि क्वेश्चंस कैसे आएंगे, घुमाने वाले क्वेश्चन आएंगे। वो आपको कहेंगे कि भाई टपल को असेंडिंग ऑर्डर में आप प्रिंट करवा दीजिए। अब टपल को आप कोई चेंज नहीं कर सकते, वो अनचेंजेबल है। तो लिस्ट में चेंज करिए, लिस्ट को चेंज करिए, वापस टपल में चेंज कर दीजिए। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को याद कर लो, आएगा पक्का क्वेश्चन आएगा इसका। ठीक, चलो भाई आगे चलते हैं। दिस इज ओनली अ एग्जाम्पल, फिर कई सारे एग्जाम्पल्स मैंने आपको इसीलिए दिए हैं इसके, कि देखो रिवर्स को ट्रू कर दिया। ठीक, केस इनसेंसिटिव, यहाँ पे केस को छोड़ दिया गया। केस सेंसिटिव मतलब देखो अगर कहीं स्मॉल बी और कैपिटल बी आ जाए तो ये उसको भी, क्योंकि हमने क्या करा था, सबसे पहले बताया था कि पाइथन इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। अब मैं अगर ये चाह रहा हूँ कि भाई साहब ये बी और कैपिटल बी का फर्क ना करे और उसको एक ही मानते हुए काम करे, तो इनसेंसिटिव करने के लिए आपको ये कोड लिख दीजिए। अब इसके लिए के और कैपिटल के और स्मॉल के दोनों विल सेम काम करेंगे, दोनों के लिए सेम काम करेगा, एक ही कोड। ठीक है, पक्का, ओके, डन। रिवर्स ऑर्डर, अब ये रिवर्स ऑर्डर क्या है, देखो हमने एक लिस्ट क्रिएट करी, बनाना, ऑरेंज, कीवी, चेरी। अब मैंने क्या कर दिया, दिस लिस्ट डॉट रिवर्स। इसने कुछ नहीं करा, असेंडिंग डिसेंडिंग कुछ नहीं, इसने इसको पूरी की पूरी लिस्ट को उल्टा कर दिया, चेरी, कीवी, ऑरेंज, बनाना। तो अगर लिस्ट को, पूरी लिस्ट को रिवर्स करना हो तो एक फंक्शन होता है बाय डिफॉल्ट
रिवर्स नाम का, जिससे आप अपनी पूरी लिस्ट को रिवर्स कर सकते हो। सिर्फ तुम्हें ये समझ में आना चाहिए, सिर्फ ये याद कर लो कि किस फंक्शन से क्या काम हो रहा है। अब देखो कितने सारे फंक्शन पढ़ लिए हमने, डिलीट फंक्शन पढ़ लिया, शॉर्ट पढ़ लिया, असेंडिंग ऑर्डर पढ़ लिया, रिवर्स पढ़ लिया, लेंथ नाम का फंक्शन हमने पढ़ लिया, एक और फंक्शन अब हमारे पास आ गया अब रिवर्स करने के लिए। ठीक है, तो सिर्फ सारे फंक्शन याद कर लेना, किस फंक्शन से क्या। लोअर हमने पढ़ा, अपर हमने पढ़ लिया, है ना। चेंज केस करने के लिए भी हमने फंक्शंस पढ़ लिए, टाइप नाम का फंक्शन भी हमने सीख लिया। कॉपी अ लिस्ट, क्या किसी लिस्ट की कॉपी करी जा सकती है? भाई किसी एक वेरिएबल की तो कॉपी कर सकते हो, किसके थ्रू? असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू। अगर मैं लिख दूं a इक्वल्स टू 5, है ना, फिर लिख दूं b इक्वल्स टू a, तो यानी a की कॉपी बन गई b में। ये तो काम था असाइनमेंट ऑपरेटर का। क्या असाइनमेंट ऑपरेटर के राइट हैंड पे जो भी वैल्यू है उसको उठाएगा, लेफ्ट हैंड में उसकी कॉपी क्रिएट कर देगा। क्या लिस्ट की भी कॉपी क्रिएट हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। कैसे होगी? ऐसे होगी। डॉट कॉपी नाम का एक फंक्शन होता है, सिंपल, कुछ नहीं करना। एक लिस्ट बनाई, एप्पल बनाना चेरी, दिस लिस्ट डॉट कॉपी, इसकी कॉपी करो और किस में डाल दो? माई लिस्ट में डाल दो। ठीक है, काम वही कर रहा है असाइनमेंट ऑपरेटर। फर्क क्या आ गया, चेंज क्या हो गया कि यहाँ पे डॉट कॉपी फंक्शन का यूज करा गया। डन, चले आगे। अच्छा, इस चीज का जरूर ध्यान रखना, कहीं भी कॉपी करने के लिए आए तुम ये ऐसे नहीं लिख सकते कि लिस्ट 2 इक्वल्स टू लिस्ट 1, ये एरर है। आप ऐसे नहीं कर सकते। क्यों? बिकॉज लिस्ट 2 विल ओनली बी अ रेफरेंस टू द लिस्ट 1 एंड चेंजेस मेड इन लिस्ट 1 विल ऑटोमेटिकली ऑल्सो बी मेड इन लिस्ट 2। ये क्या है, ये एक रेफरेंस बन जाएगा। अगर आप लिस्ट 1 में कोई चेंज करोगे तो वो लिस्ट 2 में भी चेंज हो जाएगा, पर मुझे ऐसा चाहिए नहीं ना, मुझे तो उसकी कॉपी बना के अलग ही रखनी है। अगर ऐसे लिख दिया तो क्या हो जाएगा, ये एक रेफरेंस क्रिएट हो जाएगा कि तुम चेंज इसमें करोगे तो इसमें अपने आप होगा बाय डिफॉल्ट। ठीक, ऐसे करने की वैसे जरूरत पड़ती नहीं रेफरेंसिंग की। अगर कॉपी करना है तो आपको डॉट कॉपी फंक्शन से ही कॉपी करनी पड़ेगी। दोनों में समझ में आया? कॉपी में और रेफरेंस में क्या फर्क है? रेफरेंस में क्या होगा, अगर आप लिस्ट 1 में कुछ भी चेंज करेंगे तो वो लिस्ट 2 में अपने आप होगा, बाय डिफॉल्ट हो जाएगा। तुम करो या मत करो, तुम 1 में काम करते रहना, 2 में अपने आप होता रहेगा। कॉपी में क्या होगा, आपने एक किसी भी लिस्ट की कॉपी करके दूसरी जगह रख ली, अब आप फर्स्ट लिस्ट में कुछ भी चेंज कर लो, डिलीट कर दो, नई वैल्यू डाल दो, अपेंड कर दो, डिलीट कर दो, जो उसकी कॉपी रखी है उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, दोनों में समझ में आ गई ना, डिफरेंस समझ में आ गया। चलिए, यूज द लिस्ट मेथड। ठीक है, अब लिस्ट में जैसे कि आप स्ट्रिंग में स्लाइसिंग कर सकते थे, स्ट्रिंग में स्लाइस करा था ना कि एक बहुत बड़ा नाम है, उस नाम में से सिर्फ कुछ पार्ट काट के अलग प्रिंट कर देना। इसी तरीके से लिस्ट में भी स्लाइसिंग करी जा सकती है। कैसे? जैसे स्ट्रिंग में थी बिल्कुल सेम, बस इसीलिए मैंने कहा था कि स्टार्टिंग वाला पढ़ लो, लास्ट में तो बहुत कम, सारा का सारा वही कॉन्सेप्ट है। इंडेक्सिंग कहाँ से शुरू हो रही है? 0 से। कहाँ तक जा रही है? 2 तक। जो भी लास्ट में दिया जाता है उसको इंक्लूड नहीं करते। 0 1 2 इंक्लूड नहीं होगा। एप्पल और बनाना, देखो एप्पल और बनाना होगी स्लाइसिंग। जैसे स्ट्रिंग में स्लाइस कर रहे थे ऐसी लिस्ट में भी स्लाइसिंग कर सकते हो, बिल्कुल सेम, 2 कॉपी है, कोई फर्क नहीं। किन्हीं भी 2 लिस्ट को आपस में ऐड करना, कैसे? देखो जी, प्लस से भी ऐड करी जा सकती हैं। कैसे? देखो पहली जो लिस्ट है इसमें सारे के सारी स्ट्रिंग है, ए बी सी सारे कैरेक्टर्स है ना। फिर दूसरी लिस्ट आई, इसमें सारे के सारे नंबर हैं। अब मैं क्या चाह रहा हूं कि भैया ये जो स्ट्रिंग है और नंबर हैं ये दोनों आपस में मिलके पूरी की पूरी एक लिस्ट बन जाए, तो कौन सा ऑपरेटर यूज करूं? अर्थमेटिक ऑपरेटर यूज कर लो भाई साहब, प्लस वाला। अपेंड से भी कर सकते हो, अपेंड भी पढ़ा था ना, 2 लिस्ट्स को आपस में एक साथ जोड़ने के लिए, उनसे भी काम करा जा सकता है। और प्लस ऑपरेटर यानी अर्थमेटिक ऑपरेटर के यूज से भी 2 लिस्ट्स को आपस में जोड़ा जा सकता है। डन। एक्सटेंड पहले भी देख चुके, एक्सटेंड में क्या, अच्छा जब हमने प्लस ऑपरेटर का यूज करा तो क्या करा हमने, ये दोनों जुड़ेंगे और एक नई लिस्ट में जाएंगे। एक्सटेंड नाम का फंक्शन क्या करता है? एक्सटेंड नाम का फंक्शन कर रहा है
लिस्ट वन में एक्सटेंड करेगा लिस्ट टू को, यानी कि लिस्ट वन को एक्सटेंड करेगा, एक्सटेंड मतलब बढ़ा देगा लिस्ट टू को, इसके आगे जोड़ देगा 1 2 3, ये लो जी, ठीक है। तो एक्सटेंड फंक्शन क्या कर रहा है, तीसरे वेरिएबल की जरूरत नहीं पड़ रही है आपको, तीसरा वेरिएबल नहीं चाहिए, इसी वेरिएबल को एक्सटेंड कर देगा। डन। अच्छा जी, अब आ गया एक नया डेटा टाइप, डिक्शनरी। अब हमने स्ट्रिंग भी पढ़ ली, लिस्ट भी पढ़ लिया, टपल भी पढ़ लिया, एक नया डेटा टाइप आ गया डिक्शनरी। डिक्शनरी का काम बताओ जी क्या होता है। जैसे तुम्हारी बुक्स हैं डायरेक्ट, है ना, कोई एक वर्ड आ गया आपका, अब उस वर्ड को क्या करते हो, डिक्शनरी में ढूंढते हो। एप्पल है, मीनिंग ऑफ एप्पल इज, पहले ए नाम को खोलोगे डायरेक्ट, फिर उस ए नाम से जितने नाम आ रहे होंगे ए डबल पी पे जाओगे, फिर ए बी ए सी, ऐसे ढूंढते ढूंढते पी पे जाओगे, ये होती है ना डिक्शनरी। वही काम यहाँ पे है। डिक्शनरी आर यूज टू स्टोर डेटा वैल्यूज इन की और वैल्यू, यहाँ पर की मिलती हैं। जैसे अगर एप्पल नाम को ढूंढना था तो डिक्शनरी में कैसे जा रहे थे आप, पहले ए नाम पे, फिर ए पी पे, फिर डबल पी पे, फिर एल, तो ये क्या थे, ये कीज हैं ढूंढने का तरीका। अब तक इंडेक्स क्या हो रहे थे, बाय डिफॉल्ट मिल रहे थे, 0 1 2 3, बाय डिफॉल्ट कहाँ से स्टार्ट होता था, 0 से। अब क्या करूंगा, अब मैं अपनी मर्जी से इंडेक्स दे सकता हूं, दिस इज कॉल्ड डिक्शनरी। पहचान बना दो कि एप्पल को मैं एक अलग इंडेक्स दे दूं, किसी को अलग इंडेक्स दे दूं, सबको इंडेक्स अपनी मर्जी से डिफाइन करना डिक्शनरी है। कैसे, ऐसे। अच्छा, एक चीज का ध्यान इसमें रखना है कि पाइथन वर्जन 3.7 डिक्शनरीज आर ऑर्डर्ड, इन पाइथन 3.6 एंड अर्लियर डिक्शनरीज आर अनऑर्डर्ड। जो अब लेटेस्ट आपका डिक्शनरी या लेटेस्ट वर्जन जो भी पाइथन के चल रहे हैं उसमें जो डिक्शनरी आती हैं वो ऑर्डर्ड होती हैं। जितने भी पुराना वर्जन होगा पाइथन का उसमें सब के सब अनऑर्डर्ड काम करते हैं, ठीक। डिक्शनरीज आर रिटन विद करली ब्रैकेट्स। अब देखो 3 तरीके के ब्रैकेट आ गए, अब इन तीनों को ध्यान रखना है। सबसे पहला ब्रैकेट था हमारा कौन सा, ये वाला, इससे क्या बना था, टपल। उसके बाद क्या आया, स्क्वायर ब्रैकेट, इससे क्या बना, लिस्ट। अब क्या आ गया, अब आ गए करली ब्रैकेट्स, करली ब्रैकेट से क्या बन गया, डिक्शनरी। ठीक है, ब्रैकेट्स ध्यान रखना वरना कंफ्यूज हो जाओगे। करली ब्रैकेट्स आर यूज्ड फॉर डिक्शनरी। अब देखो डिक्शनरी में क्या है भाई साहब, कॉलन के साथ लिखा जाता है, इस कॉलन से पहले जो लिखा गया है इट इज योर की, या ऐसे मान लो कि ये इंडेक्स है, ठीक। अब तक क्या था, बाय डिफॉल्ट 0 1 2 3 आ रहे थे, अब क्या इंडेक्स बना दिया मैंने, ये इंडेक्स है, ये वैल्यू है, ये इंडेक्स है, ये वैल्यू है, ये इंडेक्स है, ये वैल्यू है, ठीक। देखो अब दिस डिक्शनरी, मैं पहले यहां पे क्या दे रहा था, 0 या 1 या 2, यही तो दे रहे थे। अब मैंने क्या दिया, ब्रांड, यानी इंडेक्स मैंने बताया, कौन सा इंडेक्स प्रिंट हो, ब्रांड नाम का जो इंडेक्स है वो प्रिंट हो। ब्रांड नाम के इंडेक्स पे क्या लिखा हुआ है, क्या वैल्यू है, फॉल्ट। समझ में आ गई बात, तो ज्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ इंडेक्स मैंने अपनी मर्जी से देने स्टार्ट कर दिया। अच्छा जी, जैसे आपकी लिस्ट चेंजेबल है ऐसे ही आपकी डिक्शनरी भी चेंजेबल है, आप इसको चेंज कर सकते हो। सिर्फ टपल अनचेंजेबल है, बाकी सब चेंजेबल है। देखो जी, ब्रैंडफोर्ड, मॉडल मस्टैंग, ईयर 1964, दोबारा से ईयर 2020। मैंने क्या करा, डुप्लीकेट वैल्यूज ओवरराइट एग्जिस्टिंग वैल्यू, डुप्लीकेट वैल्यूज आर नॉट अलाउड। टपल्स लिस्ट में डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउड थी, टपल में डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउड थी, डिक्शनरी में डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउड नहीं है। क्यों, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि एक ही इंडेक्स पर 2 वैल्यू रखी जा सके, भाई लॉजिकली इज इट पॉसिबल, कहीं नहीं हो सकता। एक घर में एक ही वैल्यू रह सकती है, चाहे वो इंटीजर हो, चाहे वो फ्लोट हो, चाहे वो कैरेक्टर हो, चाहे वो स्ट्रिंग हो, एक इंडेक्स पे एक ही वैल्यू रहेगी। तो डुप्लीकेट वैल्यूज क्रिएट कभी हो ही नहीं सकती। जो भी आखिरी में लिखा होगा वो पहले वाले को ओवरराइट कर देगा। मैंने लिखा था ईयर 1964, दोबारा मैंने लिखा ईयर 2020, इसने क्या करा, इसने 1964 को ओवरराइट कर दिया
1964 खत्म हो गया, 2020 आ गया। अब मैं अगर इसको प्रिंट करवाऊं तो देखो फोर्ड, मस्टैंग और 2020, 1964 गायब। ठीक, तो समझ में आ गई बात, चेंजेबल समझ में आया। और ये समझ में आया कि भाई साहब ये डुप्लीकेट वैल्यूज को अलाउड नहीं करती डिक्शनरी। डिक्शनरी की लेंथ अगेन सेम फंक्शन जो अब तक हमने पढ़ा, शुरू में बता दिया था कि लेंथ नाम का फंक्शन, कुछ भी किसी की भी लेंथ पता करनी हो हर जगह len लगा दो, उससे लेंथ पता लग जाएगी। वो स्ट्रिंग की हो, वो आपकी लिस्ट की हो, वो आपकी टपल की हो, वो आपके डिक्शनरी, किसी की भी लेंथ पता करनी है len नाम के फंक्शन से लेंथ पता कर लेते हैं। टाइप नाम के फंक्शन से किसी भी वेरिएबल का टाइप पता कर लेते हैं। देखो जैसे यहाँ पे मैंने क्या लिखा, टाइप दिस डिक्शनरी, इसने क्या करा, इस डिक्शनरी का टाइप बताया। तो भाई मुझे तो पता था क्योंकि मैंने डिक्शनरी क्रिएट करी, लेकिन अगर मैं एक प्रोग्राम को चला रहा हूँ, रन कर रहा हूँ, और आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ इसका टाइप क्या है, या टाइप पता करने के लिए एक प्रोग्राम लिखो, तो कुछ नहीं लिखना, सिंपल ये लिख देना, एक लाइन लिखते ही नंबर पक्के। ठीक, देखो इसने क्या दे दिया, डिक्शनरी। डन। एक्सेसिंग आइटम, एक्सेस करना, जैसे अब तक एक्सेस करा है ये भी ऐसे ही एक्सेस होगा, सिर्फ एक डिफरेंस आ जाएगा, क्या, वहां पर जो कीवर्ड थे, वहां पे जो इंडेक्स था वो 0 से शुरू हो रहा था, यहाँ पर 0 से स्टार्ट नहीं है, यहाँ अपनी मर्जी से डिफाइन करा है हमने। देखो ब्रांड, मॉडल, ईयर। अब मैं क्या करूँ, डिक्शनरी का मॉडल प्रिंट करवा रहा हूँ तो सिर्फ मस्टैंग प्रिंट हो रहा है। मैं यहाँ पे ईयर लिख दूंगा 1964 प्रिंट होगा। मैं यहाँ पे ब्रांड लिख दूंगा तो यहाँ पे फोर्ड प्रिंट होगा। मैं चाहूँ कि ये पूरी की पूरी डिक्शनरी प्रिंट हो तो क्या करूंगा, सिंपल कुछ नहीं करना, प्रिंट उस डिक्शनरी का नाम लिख दो तो पूरी डिक्शनरी प्रिंट हो जाएगी। ठीक, अच्छा जी ठीक है। गेट नाम का जो फंक्शन होता है इसका भी सेम काम, क्या काम कर रहा है, गेट दिस डिक्शनरी डॉट गेट मॉडल। मॉडल क्या है, मस्टैंग। डॉट गेट लगाओ या मत लगाओ, ये सिर्फ समझने के लिए बताया मैंने कि डॉट गेट फंक्शन से भी सेम आउटपुट मिलता है, तो एक चीज को बढ़ाने से क्या फायदा, मत लिखो डॉट गेट, दिस डिक्शनरी मॉडल लिखोगे तब भी वही आउटपुट आने वाला है ना। तो डॉट गेट लगाओ मत लगाओ कोई फर्क नहीं है, सिर्फ समझने के लिए बता दिया आपको कि डॉट गेट फंक्शन से भी सेम आउटपुट ही आएगा। गेट कीज, चलो, द कीज मेथड विल रिटर्न अ लिस्ट ऑफ ऑल द कीज इन द डिक्शनरी। अब देखिए कीज क्या थी, कीज का मतलब यहाँ पे है इंडेक्स। यहाँ पर जो गेट कीज है ये क्या दे रहा है, यहाँ की सारी कीज बता देगा, सारे इंडेक्स बता देगा। भाई मान लो कोई भी एक लिस्ट थी, उसकी तो मुझे बाय डिफॉल्ट अपने आप पता थे कि 0 1 2 3 है। अब मुझे अगर ना पता हो एक डिक्शनरी में कौन कौन से इंडेक्स हैं, मुझे उन इंडेक्स के नाम जानने हैं। ठीक है, कीज का मतलब इंडेक्स, मुझे इंडेक्स के नाम जानने हैं कि इसमें कौन कौन से इंडेक्स हैं। तो उसके लिए यहाँ पर एक फंक्शन है डॉट कीज। जैसे ही आप डॉट कीज लिखोगे आउटपुट विल बी दिस। देखो ब्रांड, मॉडल, ईयर, पता चल गया ना, क्या आ गया, इंडेक्स पता चल गए। अब आप उन इंडेक्स से उन वैल्यूज को प्रिंट कर सकते हो आराम से। देखो हमने एक कार ली, कार क्या है, एक डिक्शनरी है। कैसे पता लगा, क्योंकि करली ब्रैकेट्स यूज हो रखे हैं, इससे पता चल गया कि ये एक डिक्शनरी है। डिफाइन कर दी एक डिक्शनरी को। अब मैंने यहाँ पे लिखा x इक्वल्स टू कार डॉट कीज। x में क्या आ गया, x में आ गए ब्रांड, मॉडल और ईयर। देखो ब्रांड, मॉडल और ईयर। अब मैंने क्या करा, कार का कलर इक्वल्स टू वाइट। अब कलर नाम का तो कहीं कोई इंडेक्स है ही नहीं, ब्रांड, मॉडल और ईयर है। अब क्या कर रहे हैं यहाँ पे, कार कलर इक्वल्स टू वाइट, यानी कि हमने इसमें एक की और ऐड कर दी, इंडेक्स और ऐड कर दिया। तो अब लिस्ट में क्या था, इंडेक्स ऐड नहीं हो पा रहे थे, है ना, डिक्शनरी में ऐड कर सकते हो। तो वाइट में यहाँ पे प्रिंट करोगे तो देखो ब्रांड, मॉडल, ईयर और एक कलर, यानी कि एक और की इसमें ऐड हो गई, एक इंडेक्स और इसमें ऐड हो गया, आगे बढ़ गया। डन। गेट वैल्यूज, जैसे गेट की से इंडेक्स पता चल रहे थे ऐसे ही
गेट वैल्यू से उन इंडेक्स पर जो वैल्यू है वो पता लगेगी। देखो जैसे ये क्या है, ब्रांड मॉडल ईयर क्या था, इंडेक्स था, इन इंडेक्स की वैल्यू क्या है, फोर्ड मस्टैंग 1964। तो इससे आप वैल्यू का भी पता लगा सकते हो। डन। लूप भी चल सकते हैं, ये हम पहले देख चुके। डिक्शनरी की कॉपी भी करी जा सकती है जैसे लिस्ट की आपने करी थी। ठीक है, पाइथन के फाइल ऑपरेशंस। अब ये फाइल ऑपरेशन क्या है भाई, देखो इसको समझो। व्हाट डू यू मीन बाय फाइल ऑपरेशन? फाइल ऑपरेशन का मतलब है आपने एमएस वर्ड में कोई फाइल बनाई है ना, डॉट डॉक नाम की एक फाइल थी, या पीडीएफ कोई एक फाइल थी, आप चाह रहे हो उस डॉक फाइल को या एक्सेल फाइल को पाइथन के प्रोग्राम के थ्रू एक्सेस कर पाना, उस फाइल को अपने पाइथन के प्रोग्राम से चेंज कर देना, तो दैट इज कॉल्ड फाइल ऑपरेशन। अपने फाइल्स पर पाइथन प्रोग्राम के थ्रू चेंजेस करना किसी भी फाइल में फाइल ऑपरेशन कहलाते हैं। अब फाइल पे कौन कौन से ऑपरेशन हो सकते हैं, रीड और राइट, दो ही हो सकते हैं। या तो आप फाइल को रीड कर सकते हो या फाइल को राइट कर सकते हो। कहो नहीं सर डिलीट भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। सर रीनेम भी कर सकते हैं, जी बिल्कुल कर सकते हैं, है ना। तो ये सब क्या है, ये सब फाइल के ऑपरेशंस हैं। आप फाइल पे जितने भी काम कर सकते हो, जो भी ऑपरेशंस कर सकते हो, दोज आर कॉल्ड फाइल ऑपरेशंस। अब देखते हैं एक एक करके ऑपरेशन कौन से हैं। अच्छा जी, अब देखो डेटा फाइल। फाइल जो डेटा फाइल है वो कितनी तरीके की हैं। फाइल हो सकती है या तो टेक्स्ट फाइल या फिर बाइनरी फाइल। टेक्स्ट फाइल कौन सी फाइल है, सिंपल, जिसमें आपने अक्षर सेव कर रखे हो, कुछ लिखा हुआ हो, टेक्स्ट लिखा हुआ हो, दैट इज कॉल्ड टेक्स्ट फाइल। और बाइनरी फाइल कौन सी है, बाइनरी मतलब 1-0 की फॉर्म, 1001। उन फाइल्स को हम लोग नहीं पढ़ सकते, प्रोग्रामिंग के थ्रू पढ़ा जा सकता है बाइनरी फाइल्स को। अगर मैं चाहूं कि बाइनरी फाइल खोल के मैं डायरेक्ट पढ़ लूं, यू कांट, आप नहीं पढ़ पाओगे। इसी के लिए पाइथन प्रोग्रामिंग की जरूरत पड़ी, है ना। बाइनरी फाइल्स को रीड कैसे करा जाए, कोड्स को एग्जीक्यूट कैसे करा जाए, इसलिए फाइल हैंडलिंग की जरूरत पड़ी। तो दो तरीके की फाइल हैं आपके पास, कौन कौन सी, टेक्स्ट फाइल और बाइनरी फाइल। टेक्स्ट फाइल आई हैव टोल्ड यू एंड बाइनरी फाइल ये भी बता चुका। अब देखते हैं फाइल हैंडलिंग का मतलब है आप फाइल्स के ऊपर कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो। पहला, फाइल को ओपन करना। दूसरा, रीड या राइट मोड में अपनी फाइल को ओपन करना। रीड या राइट मतलब इस मोड में खोलना कि मैं उस फाइल को सिर्फ पढ़ सकूं, या इस मोड में खोलना कि मैं उस फाइल को राइट भी कर सकूं, और अपनी फाइल को क्लोज करना। 3 स्टेप हैं इसमें। पहला स्टेप, फाइल को ओपन करो। दूसरा, बताओ किस मोड में खोल रहे हो, रीड मोड में या राइट मोड में, या रीड और राइट दोनों मोड में, या और उसके बाद अपनी फाइल को करना क्लोज। यानी 3 स्टेप आ गए फाइल के ऊपर ऑपरेट करने के लिए। ठीक है, डन। फाइल को ओपन करने का सिंटेक्स सिंपल, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करो, ओपन और अपनी फाइल का नाम। बाय डिफॉल्ट मोड इज रीड। जैसे ये देखो, माई फाइल इक्वल्स टू ओपन स्टोरी डॉट टेक्स्ट, यानी ये क्या बताया मैंने, उस फाइल का नाम, टेक्स्ट फाइल है, ओपन कर दो, किस में डाल दो, माई फाइल में डाल दो। माई फाइल क्या हुआ, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। डन, दिस इज ओपनिंग। अच्छा, अगर वो किसी एक स्पेसिफाइड पाथ पर आपकी फाइल पड़ी हुई है तो आपको यहाँ पे पूरा का पूरा पाथ बताना पड़ेगा, किस मोड में खोलनी है। ये वो मोड है, रीड मोड, राइट मोड, ये अलग अलग मोड हो जाएंगे आपके। ठीक, देखो टेक्स्ट फाइल के लिए आर रीड मोड है, राइट मोड है, अपेंड मोड है। आर प्लस का मतलब है रीड एंड राइट, डब्ल्यू प्लस का मतलब है राइट एंड रीड, ए प्लस का मतलब है राइट एंड रीड, मतलब सेम ही काम है। ये बाइनरी फाइल्स के लिए है और ये सारे टेक्स्ट फाइल्स के लिए है। ठीक है,
सिंपल, और इसमें कोई ज़्यादा है नहीं. दिस इज ओनली फाइल एक्सेसिंग थ्रू पाइथन प्रोग्रामिंग. तो आज की इस क्लास को हम यहीं विराम देते हैं. आज की इस क्लास को हम लोग यहीं रोकते हैं. मैंने कोशिश करी है कि जितना भी आपका प्रैक्टिकल या कॉन्सेप्चुअल प्रोग्रामिंग थी, कॉन्सेप्ट्स थे जितने भी प्रोग्रामिंग के, मैंने कोशिश करी कि वो इस पूरी क्लास में आपको जल्दी जल्दी समझा दूं. कोशिश करी, जल्दी भी नहीं, आराम से भी समझाया है मैंने. जो थियोरटिकल पार्ट है या आपके जो नोट्स हैं या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएंगे. तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स. तो आज की इस क्लास को यहीं विराम देते हैं. धन्यवाद. जय हिंद, जय भारत.